अर्थ अलायंस में अधिकांश कुलीन परिवार अपने महत्वपूर्ण सदस्यों के लिए स्पिरिचुअल कंडीशनर की व्यवस्था करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि उच्च स्तरीय अल्फास में अक्सर स्पिरिचुअल रैम्पेज मानसिक उन्माद की संभावना बनी रहती है। एक स्पिरिचुअल कंडीशन का काम किसी ओमेगा की तरह समस्या को जड़ से खत्म करना तो नहीं है, लेकिन वे विशेष उपकरणों की मदद से अल्फा की उफनती और हिंसक मानसिक ऊर्जा को सोख लेते हैं और उसे डिटॉक्स विषमुक्त कर देते हैं। स्नेक डेन में पेशेवरों की कमी नहीं थी, लेकिन रुद्र प्रताप लू तैपन जैसे लेवल अल्फा के लिए कोई भी कंडीशन टिक नहीं पाता था, जब तक कि आर्यन नहीं आया। एक नई वर्दी, एक नई चुनौती। कुछ दिनों बाद, उफ, मुझे अब वजन घटाना चाहिए, आर्यन ने शीशे के सामने खड़े होकर धीरे से बुदबुदाया। शीशे में वह स्पिरिचुअल कंडीशन की विशेष वर्दी पहने हुए था। यह वाइपर सैनिकों की कॉम्बैट यूनिफॉर्म जैसी ही थी, लेकिन पूरी तरह सफेद। यह शरीर को टखनों से लेकर ठुड्डी तक ढकती थी, इसलिए इसे अश्लील तो नहीं कहा जा सकता था। असली समस्या इसकी बनावट थी। यह कपड़ा इतना पतला और मुलायम था कि शरीर पर दूसरी त्वचा सेकंड स्किन की तरह चिपक जाता था। इससे शरीर की मांसपेशियों और बनावट का एक एक हिस्सा साफ झलक रहा था। शायद स्नेक डेन में अच्छी खातिरदारी की वजह से आर्यन का शरीर थोड़ा भर गया था। उसे महसूस हुआ कि कूल्हों और सीने के पास से वर्दी थोड़ी तंग है। हालांकि कपड़ा लचीला था, लेकिन शीशे में खुद को देखकर उसे झेंप महसूस होने लगी। कुछ तो गड़बड़ है, क्या पीछे से यह बहुत ज्यादा? उसने सोचा, पर फिर खुद को झिड़का। उसके पास शीशे के सामने खड़े रहने का वक्त नहीं था। ड्यूटी पर समय से पहुंचना ज्यादा जरूरी था। बाहर निकलने से पहले उसने हिचकिचाते हुए ऊपर से एक मिलिट्री कोट डाल लिया। हलचल भरा मेडिकल सेंटर। जब वह मेडिकल सेंटर पहुंचा तो वह दंग रह गया। जहां हमेशा सन्नाटा पसरा रहता था, आज वहां लोगों की भारी भीड़ थी। स्नेक लॉर्ड का प्राइवेट मेडिकल सेंटर आज किसी व्यस्त बाजार जैसा लग रहा था। इतने समय तक अकेले रहने के बाद भीड़ के बीच वापस आकर आर्यन को एक अजीब सी खुशी और पुरानी यादों का एहसास हुआ। मुख्य अवधारणा स्पिरिचुअल कंडीशनिंग की प्रक्रिया को समझने के लिए नीचे दिए गए बिंदुओं को देखें। ऊर्जा का अवशोषण। कंडीशनर अपने विशेष सूट और उपकरणों के जरिए अल्फा की दूषित मानसिक ऊर्जा को अपने भीतर खींचता है। डिटॉक्सिफिकेशन। विषमुक्तिकरण। कंडीशनर की अपनी मानसिक शक्ति उस हिंसक ऊर्जा को शांत और शुद्ध करती है। सुरक्षा कवच। यह प्रक्रिया अल्फा को पूरी तरह पागल रैम्पेज होने से बचाती है, लेकिन जल्द ही वह हल्की सी खुशी बेचैनी में बदलने लगी। क्या यह सिर्फ उसका भ्रम था? आर्यन को बार बार ऐसा लग रहा था कि मेडिकल सेंटर में आने जाने वाले वाइपर सैनिक उसके पास से गुजरते समय उसे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। आर्यन इसका कारण समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी एक वाइपर सैनिक पास से गुजरा। उसने आर्यन पर एक सरसरी नजर डाली और फिर बेरुखी से मुड़ गया, लेकिन आर्यन ने साफ देखा कि वह आदमी सीढ़ियों से उतरते समय अचानक लड़खड़ा गया। आर्यन खुद को रोक नहीं पाया और अपनी वर्दी की आस्तीन को फिर से खींचने लगा। उसे अब और भी शक होने लगा था कि कहीं उसने आज कपड़े गलत तरीके से तो नहीं पहने हैं। छोटे आर्यन। शुक्र है कि तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। उसने हैरानी से सिर घुमाया और देखा कि पीछे शुए यिनहुआ और स्टुअर्ड का एंड्रॉयड शरीर खड़ा था। स्टुअर्ड। आर्यन को तुरंत बहुत राहत महसूस हुई। जब यह पता चला कि आर्यन ने आधिकारिक तौर पर स्पिरिचुअल कंडीशन का पद संभाल लिया है, तो शुए यिनहुआन ने खुद आगे बढ़कर उसे सब कुछ दिखाने की जिम्मेदारी ली थी। स्टुअर्ड ने भी निकलने से पहले उसे मैसेज किया था कि वह मेडिकल सेंटर में आर्यन का इंतजार करेगा और उसे उसके कार्यस्थल तक पहुंचाएगा। शुए यिनहुआन पहले तो हाथ हिला रहा था, लेकिन जैसे ही वह आर्यन के करीब पहुंचा, उस मासूम चेहरे वाले युवक के कदम ठिठक गए। वह अपनी आंखें फाड़कर आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। आर्यन और भी नर्वस हो गया। तभी उसने देखा कि उस युवा वाइपर ने एक लंबी आह भरी, जैसे उसे अचानक कोई ज्ञान मिल गया हो। मैं अब समझ गया, मैं सच में सब समझ गया।
शुए यिनहुआन ने अचानक अपनी नाक सिकोड़ी और चमकती आंखों से आर्यन की ओर देखा। छोटे आर्यन, मैं वाकई तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। आर्यन, शुए यिनहुआन, तभी मैं सोचूं कि उस दिन बॉस ने मुझे दोबारा इतनी कोमलता से क्यों पीटा था। आर्यन की उलझन और बढ़ती जा रही थी। शुए यिनहुआन को लग रहा था कि उसे कोई गुप्त राज पता चल गया है और वह सब कुछ बता देना चाहता था, लेकिन जहां रुद्र प्रताप, लू तैपन, ने उसे मारा था, वह जगह अब भी दर्द कर रही थी, इसलिए उसने खुद को रोक लिया। बेशक बाहर से वह आर्यन के साथ मजाक कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह ग्रुप चैट पर बड़े उत्साह से मैसेज टाइप कर रहा था। 555, मुझे पता चल गया, मैं भी इंसान हूँ और बॉस भी इंसान है। लेकिन बॉस इतने ताकतवर और मैं इतना कमजोर क्यों हूँ? इसकी एक वजह है। मेरे पास ऐसी कोई नन्ही सी सुंदर जान, ब्यूटी, जो नहीं है। जैसे ही सुंदर जान का जिक्र हुआ, ग्रुप चैट में हंगामा मच गया। शुए यिनहुआन, चुप हो जाओ। तुम्हारा हर दिन कमजोर होने का नाटक करना वाकई शर्मनाक है। वर्दी का असर। आर्यन को अंदाजा भी नहीं है कि उसकी यह नई वर्दी पूरे स्नेक डेन में चर्चा का विषय बन गई है। शुए यिनहुआन को अब समझ आ गया है कि रुद्र प्रताप का गुस्सा अचानक शांत क्यों हो गया था। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हारे पास सुंदर जान की नहीं, बल्कि ज़मीर की कमी है, और दिमाग की भी, हे, और शक्ल की भी। वैसे सुंदर जान की बात चली है तो मैं बस यह कहना चाहता हूँ कि है वही जो मेडिकल सेंटर में है ना? कौन सा मेडिकल सेंटर? क्या वहाँ कोई खूबसूरत चेहरा आया है? आज जो लोग घायल हुए हैं, वे वाकई खुशनसीब हैं। जब मैं मेडिकल केबिन में दर्द से करा रहा था और मैंने आंखें उठाईं, वाह, वाकई मेरा घाव जैसे दर्द करना ही बंद हो गया। लगता है तुमने जो दर्द की गोली ली थी, उसने काम कर दिया। वैसे अगर खूबसूरती की बात करें, तो वही जो हमारे बॉस के साथ दिखा था, मिशन के दौरान मेरी हिम्मत नहीं हुई देखने की, पर वह वाकई बहुत सुंदर था। आखिर बॉस की पसंद जो है, सही कहा, वह हमारे बॉस का ही बंदा है। जब चर्चा इस मोड़ पर पहुंच गई कि बॉस की नजर कितनी तेज है और उन्हें इतनी सुंदर पत्नी मिलनी ही चाहिए, तो शुए यिनहुआन, एक्सुई यिनहुया, ने बहती गंगा में हाथ धोते हुए एक और मैसेज डाल दिया। अगर मेरे पास भी आर्यन आर्यन जैसा जवान और सुंदर स्पिरिचुअल कंडीशन हो, तो मैं भी बहुत ताकतवर बन सकता हूँ। खोंखू। स्टुअर्ट स्टुअर्ट, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हरकतों पर नजर रख रहा था, उसने शुए यिनहुआन को चेतावनी देने के लिए 2 बार हल्का सा गला साफ किया। शुए यिनहुआन, मालिक आ चुके हैं। शुए यिनहुआन सन्न रह गया। उसने अभी अभी ग्रुप चैट में रुद्र प्रताप, लू तैपन, का जिक्र किया था और अचानक वे खुद उसके पीछे खड़े थे। यह बहुत बुरा हुआ। वह डरते हुए पीछे मुड़ा और देखा कि स्नेक डेन के स्वामी बड़े कदमों से गेट की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे ही वह लंबी, गहरे काले कपड़ों वाली और सख्त शख्सियत सामने आई, शोर शराबे से भरा मेडिकल सेंटर पल भर में शांत हो गया। सिर्फ स्नेक लॉर्ड खुद हमेशा की तरह बेरुखी से आसपास की हर चीज को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ रहे थे। बॉस, आप यहाँ कैसे? क्या इस काम के प्रति दीवाने आदमी को तब तक इंतजार नहीं करना चाहिए था जब तक सारी तैयारियां पूरी न हो जाएं? लेकिन अभी तो उनके आने का समय भी नहीं हुआ था। शुए यिनहुआन की सांसें जैसे रुक गई थी। हालांकि उसे पता था कि रुद्र प्रताप उन ग्रुप चैट्स पर ध्यान नहीं देते जहां वाइपर सैनिक एक दूसरे की शिकायतें करते हैं, फिर भी उन्हें देखते ही शुए यिनहुआन के पैर कांपने लगे। उसे लगा कि अगर रुद्र प्रताप ने उसका पिछला मैसेज पढ़ लिया, तो उसकी मौत निश्चित है। अंत में रुद्र प्रताप ने बस एक ठंडी नजर उस पर डाली और उसे छोड़ दिया। उसके बाद उस आदमी की निगाहें अपने पास खड़े उस युवक पर टिक गईं। आर्यन, आर्यन। एक पल के ठहराव के बाद स्नेक डेन के स्वामी ने बहुत ही कोमल स्वर में उसका नाम पुकारा। मालिक। उस पल आर्यन को ऐसा महसूस हुआ जैसे रुद्र प्रताप, लू तैपन, की नजरें उसे छू रही हों। उनकी निगाहें बहुत गर्म थी। सिर्फ एक नजर पड़ते ही आर्यन अनजाने में तन गया। क्या उसने वर्दी सही से नहीं पहनी थी, या कुछ और गड़बड़ थी? घबराहट में आर्यन ने खुद को चेक करने के लिए सिर झुकाया। सब कुछ सामान्य लग रहा था।
और जब उसने दोबारा सिर उठाया तो वह अजीब सा एहसास गायब हो चुका था, जैसे कोई अदृश्य उंगलियां उसकी त्वचा पर धीरे से फिसल रही हों। उसे लगा कि शायद यह उसकी अपनी घबराहट की वजह से हुआ कोई भ्रम था। शांत हो जाओ। तभी उसने रुद्र प्रताप को धीरे से कहते सुना। उनकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था। इसके बाद रुद्र प्रताप ने शांत भाव से शुए यिनहुआन, एक्सुई यिनहुया और स्टुअर्ड से कहा, मैं इसे कंडीशनिंग चैम्बर, उपचार कक्ष ले जा रहा हूं। तुम लोग मिशन के अलावा अपने बाकी कामों पर जा सकते हो। इतना कहकर उन्होंने अपना हाथ आर्यन की पीठ पर रखा और उसे मेडिकल सेंटर के दूसरी तरफ ले जाने लगे। अपने बॉस को आर्यन को ले जाते देख शुए यिनहुआन हक्का बक्का रह गया। रुको, क्या अभी मेरा खाली समय नहीं है? उसने उलझन में स्टुअर्ड से पुष्टि करनी चाहिए। स्टुअर्ड ने, जो आज अपने नए एंड्रॉयड शरीर की वजह से काफी शांत था, शुए यिनहुआन की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। खैर, शुए यिनहुआन काफी देर तक रुद्र प्रताप और आर्यन की पीठ को देखता रहा। वह आदमी लंबा और प्रभावशाली था, जबकि वह लड़का छरहरा और कोमल। जब वे दोनों साथ चल रहे थे तो वे एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही लग रहे थे, जैसे वे साथ रहने के लिए ही बने हों। कुछ देर बाद शुए यिनहुआन ने अपना ग्रुप चैट खोला। वह अपने साथियों को उस खास एहसास के बारे में बताना चाहता था जो उसे अभी महसूस हुआ था। जाहिर तौर पर कुछ हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी उसे एक अजीब सी भारीपन महसूस हो रही थी, जैसे नाश्ते के बाद पेट जरूरत से ज्यादा भर गया हो। तभी उसने अपना पर्सनल टर्मिनल खोला और सबसे पहले मिशन लॉग सामने आया। जो ग्रुप चैट अभी कुछ देर पहले शोर से भरा था, वह अब बिल्कुल शांत था। आखिरी मैसेज खुद शुए यिनहुआन का था। अगर मेरे पास भी आर्यन जैसा जवान और सुंदर स्पिरिचुअल कंडीशन हो तो मैं भी बहुत ताकतवर बन सकता हूं। लेकिन उसके ठीक नीचे एक खास आईडी से मैसेज आया था। स्नेक एसआई, स्नेक सी सही कहा, बहुत सुंदर है। रहस्यमयी आईडी। ग्रुप चैट में सन्नाटा इसलिए था क्योंकि जिस शख्स ने रिप्लाई किया था वह कोई और नहीं बल्कि खुद रुद्र प्रताप, स्नेक सी थे। उन्होंने न केवल मैसेज पढ़ा बल्कि आर्यन की खूबसूरती की पुष्टि भी कर दी। स्पिरिचुअल कंडीशनिंग चैम्बर, उपचार कक्ष में मशीनों की धीमी बीप के अलावा गहरा सन्नाटा था। यहाँ का माहौल भी स्नेक डेन के बाकी कमरों की तरह सख्त और ठंडा था। छत के बीचों बीच एक गुंबद जैसा उपकरण था जिससे कई सफेद तार और लोहे की रेले लटकी हुई थी। यह वही यंत्र था जो दिमागी शक्ति, स्पिरिचुअल पावर को एक काबू में रहने वाली सीमा तक पहुंचाने का काम करता था। नीचे बना धातु का गोल प्लेटफॉर्म भी बहुत साधारण था, जिस पर पारदर्शी तरल से भरे 2 टैंक रखे थे। इनमें एक दूधिया सफेद लिक्विड भरा था जो किसी भी दुर्घटना के दौरान दोनों व्यक्तियों को मानसिक झटके से बचाने का काम करता था। नियम के अनुसार यहाँ किसी तीसरे व्यक्ति की अनुमति नहीं थी। पूरी प्रक्रिया केवल एआई की निगरानी में होनी थी। रुद्र प्रताप, लू तैपन सबसे पहले अंदर गए, जबकि आर्यन कुछ देर दरवाजे पर ही खड़ा रहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। वह बहुत नर्वस था। रुद्र प्रताप यह महसूस कर सकते थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर खुद को शांत और नरम बनाए रखा। वे टैंक के पास गए और जरूरी सेटिंग्स, पैरामीटर्स ठीक करने लगे। सेटिंग्स पूरी हो चुकी हैं, अब हम शुरू कर सकते हैं, उन्होंने बिना किसी भाव के आर्यन से कहा। जी ठीक है, आर्यन ने हकलाते हुए जवाब दिया। तभी रुद्र प्रताप को एक बड़ा झटका लगा। उन्होंने देखा कि आर्यन ने अपना ऊपर वाला कोट उतार दिया है। वह सफेद वर्दी आर्यन के छरहरे शरीर पर इस कदर चिपकी थी कि उसके शरीर की हर बनावट साफ दिख रही थी। भले ही वह दुबला था, लेकिन उसकी मांसपेशियां मजबूत नजर आ रही थी। उसकी कमर बहुत पतली और लचीली थी, ठीक वैसी ही जैसी रुद्र प्रताप ने अपने सपनों में देखी थी, मानो एक हाथ में समा जाए। उसके पैर भी बहुत लंबे और सुडौल थे, जो जंगल के किसी फुर्तीले हिरण की याद दिलाते थे। हालांकि उसकी पतली कमर की वजह से उसके शरीर का पिछला हिस्सा, हिप्स, कुछ ज्यादा ही उभरा हुआ और गोल नजर आ रहा था। वह रुद्र प्रताप की ओर पीठ करके थोड़ा झुक गया और बड़ी सावधानी से टैंक की सेटिंग्स बदलने लगा। जैसे ही उसने सेटिंग्स लॉक की,
कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और चमकदार लाइटें धीरे धीरे धीमी होने लगी। अंधेरे में हलचल। कमरे में रोशनी कम होते ही सन्नाटा और गहरा हो गया। आर्यन अब भी टैंक की तरफ झुका हुआ था और रुद्र प्रताप ठीक उसके पीछे खड़े थे। यह अंधेरा और शांत माहौल दोनों पक्षों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए बनाया गया था, ताकि एक दूसरे की दिमागी शक्ति, स्पिरिचुअल पावर, के बीच टकराव या तनाव कम हो सके। लेकिन जैसे ही लाइटें मध्यम हुईं, रुद्र प्रताप, लू तैपन, की नजरों में वह लड़का और भी साफ चमकने लगा। सफेद वर्दी का हर कोना किसी मलाईदार गोले जैसा लग रहा था, जिसे हल्का सा दबाते ही रस निकल आए। या फिर रुद्र प्रताप का गला अनजाने में सूखने लगा और उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी नजरें वहां से हटाईं। मेरी तरफ सब ठीक है मालिक, क्या हम शुरू करें? सेटिंग्स ठीक करने के बाद आर्यन ने पीछे मुड़कर उन्हें रिपोर्ट दी। हाँ। काफी देर के ठहराव के बाद स्नेक डेन के स्वामी ने बहुत धीमी आवाज में जवाब दिया। उनका स्वर हल्का सा भारी और बैठा हुआ था। आर्यन की नजरें अनजाने में रुद्र प्रताप के गले के उभार, एडम सैपेल, पर टिक गईं। मुखिया का शरीर बहुत मजबूत था और उनके गले का वह हिस्सा भी काफी साफ दिखता था। इस वक्त वह हिस्सा तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो यह ठंडा और शक्तिशाली आदमी किसी गहरी भूख या प्यास को दबाने की कोशिश कर रहा हो। यह विचार आर्यन के दिमाग में बिजली की तरह कौंधा और फिर गायब हो गया। आने वाली स्पिरिचुअल कंडीशनिंग को लेकर आर्यन इतना नर्वस था कि वह किसी और चीज पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। पुराने समय में ऐसी किसी मशीन की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि एक अल्फा की मानसिक स्थिति को सुलझाने का काम हमेशा उसका अपना ओमेगा ही करता था। और वह तरीका सबसे पुराना और प्राकृतिक था, जहां किसी उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन विज्ञान की तरक्की के साथ अब उन अल्फाओं के लिए भी यह सुविधा मौजूद थी जो अपने लिए सही ओमेगा नहीं ढूंढ पाए थे। हालांकि इस मशीन के जरिए जब दो लोगों के दिमाग को इतने करीब लाया जाता है, तो उसके अपने जोखिम भी होते हैं। अगर दोनों में से कोई भी तनाव में हो या एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भावना रखता हो, तो मशीन चालू होते ही वे भावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आम तौर पर इसमें स्पिरिचुअल कंडीशन जैसे आर्यन को ही चोट लगने का डर रहता है, क्योंकि अल्फा की ऊर्जा बहुत हिंसक और शक्तिशाली होती है। लेकिन आर्यन और रुद्र प्रताप के मामले में किसी को कोई चिंता नहीं थी। उन दोनों की एक दूसरे के साथ तालमेल, कंपैटिबिलिटी बिठाने की क्षमता हैरानी की हद तक बहुत ऊंची थी। उपचार की शुरुआत। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि वे एक दूसरे की सांसों को महसूस कर सकते थे। अब समय था उस कनेक्शन को जोड़ने का जो रुद्र प्रताप के उथल पुथल भरे मन को शांति दे सके। इसके बावजूद सुरक्षा के लिए उन्हें उपकरणों से जुड़ना ही था, क्योंकि आर्यन एक बीटा था। भले ही उसकी मानसिक शक्ति एक बीटा के हिसाब से बहुत ज्यादा थी, लेकिन रुद्र प्रताप, लू तैपन, के राक्षसी स्तर के सामने वह कुछ भी नहीं थी। अगर कोई छोटी सी भी चूक होती, तो वही होता जो उस दिन मेका के अंदर हुआ था। आर्यन की पूरी शक्ति खत्म हो जाती और उसे महीनों तक बिस्तर पर आराम करना पड़ता। ज्यादा चिंता मत करो, तुम बिना किसी तैयारी के भी मालिक जैसे अल्फा को काबू करने में कामयाब रहे थे। तुम सच में एक जीनियस हो। स्टुअर्ड की आवाज जैसे आर्यन के कानों में दोबारा गूंजी, जिससे उसे थोड़ा आत्मविश्वास मिला। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से उस आइसोलेशन टैंक में लेट गया। कृपया स्पिरिचुअल कंडीशनिंग की प्रक्रिया शुरू करें, उसने हवा में देखते हुए कहा। स्वीकार किया गया। स्पिरिचुअल कंडीशनिंग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। कमरे के एआई की आवाज स्टुअर्ड की तुलना में बहुत ज्यादा मशीनी और ठंडी थी, लेकिन काम में बहुत तेज। जैसे ही आवाज रुकी, छत से अनगिनत पतले तार नीचे लटके और आर्यन के माथे और उसकी वर्दी पर बने खास पॉइंट से जुड़ गए। ठीक इसी समय दूसरे टैंक में लेटे रुद्र प्रताप के साथ भी यही हुआ। हालांकि उनके तार ऊपर से नहीं लटके, बल्कि टैंक के निचले हिस्से से बाहर निकले और सीधे उनकी धातु की रीढ़, मेटल स्पाइन, में जुड़ गए। आइसोलेशन टैंक में लेटना थोड़ा अजीब एहसास था। वह तरल पदार्थ हल्का चिपचिपा था, जिससे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे शरीर का कोई वजन ही न हो। कुछ ही देर में
आर्यन को अपने शरीर में बिजली की लहर जैसा हल्का कंपन महसूस होने लगा और उसका दिमाग सुन्न पड़ने लगा। ऐसा लगा जैसे उसका शरीर असली दुनिया से दूर जा रहा है और कुछ अजीबोगरीब एहसास उसकी इंद्रियों पर कब्जा कर रहे हैं। मशीन ने काम करना शुरू कर दिया था। आर्यन महसूस कर सकता था कि उसकी मानसिक शक्ति धीरे धीरे उसके शरीर की गहराइयों से बाहर निकल रही है। यह रुद्र प्रताप की शक्ति से बिल्कुल अलग थी। जहां रुद्र प्रताप की शक्ति एक खूंखार और विशाल सांप की तरह ताकतवर और हिंसक थी, वहीं आर्यन की शक्ति बहुत ही कोमल और महीन थी। आर्यन हल्का सा कांपा और अपनी मानसिक शक्ति को उस अंधेरे में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे कमरे की दीवारें धुंधली हो गईं और पूरी दुनिया एक विशाल खाली मैदान की तरह लगने लगी। आर्यन लगभग अपना रास्ता भटक ही गया था, लेकिन उसे अपना लक्ष्य मिल गया। अंधेरे की गहराइयों में एक बहुत ही शक्तिशाली और उमड़ती हुई दिमागी शक्ति छिपी हुई थी। जैसे ही आर्यन ने उस शक्ति को महसूस किया, उसे अंदर से थोड़ा डर लगा, लेकिन उसकी मानसिक शक्ति खुद आर्यन से कहीं ज्यादा फुर्तीली थी। मशीन के प्रभाव के कारण उसकी शक्ति सामान्य से कहीं ज्यादा सक्रिय हो गई थी। रूहानी मिलन, स्पिरिचुअल कनेक्शन। आर्यन की कोमल लहरें अब रुद्र प्रताप के उस विशाल और अशांत समुंदर की ओर बढ़ रही थी। यह डर और रोमांच का एक मिलाजुला एहसास था। आर्यन ने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी मानसिक शक्ति उसके शरीर से बाहर निकली, वह अनजाने में रुद्र प्रताप लू तैपन की ऊर्जा की ओर खिंची चली गई। योजना के अनुसार आर्यन को अपनी शक्ति का उपयोग करके रुद्र प्रताप की उस ऊर्जा को थामना था जिसे मशीन ने अलग किया था। वह ऊर्जा इतनी ही थी जिसे आर्यन आसानी से नियंत्रित और पचा सकता था। जब आर्यन उस शक्ति को अपनी लहरों में लपेट लेता, तो आज की स्पिरिचुअल कंडीशनिंग पूरी हो जाती। लेकिन इससे पहले कि आर्यन योजना के मुताबिक आगे बढ़ पाता, एक बहुत ही भारी दबाव उसकी ओर तेजी से बढ़ा। यह रुद्र प्रताप थे। आर्यन की कमजोर और पतली मानसिक शक्ति को अचानक अनगिनत विशाल अजगरों ने जकड़ लिया, इससे पहले कि वह अपना बचाव कर पाता। उस शक्ति को नियंत्रित करना तो दूर, आर्यन को ऐसा लगा जैसे उसकी अपनी शक्ति उन मानसिक सांपों द्वारा किसी भी वक्त निगल ली जाएगी। सौभाग्य से ऐसा बुरा हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन असल स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे प्रजनन के मौसम में बहुत सारे सांपों का आपस में गुंथ जाना। सब कुछ नियंत्रण से बाहर था। आर्यन को महसूस हुआ कि उसकी मानसिक शक्ति उस अल्फा की अनगिनत लहरों के बीच पूरी तरह उलझ गई है। उसे भींचा जा रहा था, जकड़ा जा रहा था और लगातार और भी शक्ति की मांग की जा रही थी। ओह नहीं, यह सही नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। उसने जल्दी ही गौर किया कि रुद्र प्रताप की वर्तमान मानसिक स्थिति के हिसाब से उनकी शक्ति को इतना हिंसक, लालची और बेलगाम नहीं होना चाहिए था। मशीन को रुद्र प्रताप की मानसिक शक्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही बाहर निकालना चाहिए था, लेकिन अब आर्यन को ऐसा लग रहा था मानो वह एक बार फिर रुद्र प्रताप के पागलपन, रैम्पेज के बीच फंस गया हो। उसे खतरे का एहसास हुआ और उसने तुरंत उपचार की प्रक्रिया को खत्म करने का फैसला किया। वह बस अपनी शक्ति को वापस खींचकर जल्दी से सब कुछ रोकना चाहता था, लेकिन वह नाकाम रहा। आर्यन ने और भी जोर लगाया, पर उसने पाया कि टैंक और तमाम सुरक्षा उपायों के बावजूद उस अल्फा की मानसिक शक्ति का भारी दबाव सीधे उसके शरीर तक पहुंच रहा था। सब कुछ कितना भारी है। सांस नहीं आ रही। ऐसा लग रहा था जैसे उसके कपड़ों के नीचे कुछ लगातार रेंग रहा हो। बस एक छोटे से पल में आर्यन अपने दिल की धड़कन तेज होते हुए साफ महसूस कर पा रहा था और उसे धुंधले तौर पर खतरे के अलार्म की आवाज सुनाई देने लगी। खतरे की घंटी, दी अलार्म। मशीन ने गड़बड़ी को पकड़ लिया था। रुद्र प्रताप की शक्ति उम्मीद से कहीं ज्यादा हिंसक हो चुकी थी और वह आर्यन को अपनी चपेट में ले रही थी। अल्फा की मानसिक स्थिरता का स्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। कृपया तुरंत कार्रवाई करें। अल्फा फेरोमोन्स की मात्रा मानक सीमा से अधिक है। कृपया स्थिति को संभालें। चेतावनी, अल्फा की मानसिक शक्ति का स्तर बहुत अधिक है। आर्यन, कुछ गड़बड़ है। उस धुंधले मानसिक संसार में फंसे आर्यन का दिमाग उस गहरी और जानी पहचानी आवाज को सुनकर धीरे धीरे हकीकत में वापस लौटा। आर्यन ने संघर्ष करते हुए अपना हाथ उठाया,
उसे टैंक के किनारे पर टिकाया और बड़ी मुश्किल से उठकर बैठा, खांसते हुए। ओह ओह। आर्यन ने अपनी आंखें खोली, अपनी नजर को केंद्रित करने की कोशिश की और सामने की ओर देखा। उस मध्यम रोशनी में रुद्र प्रताप, लू तैपन भी उठकर बैठ चुके थे। हालांकि अब दोनों होश में थे, लेकिन रुद्र प्रताप का चेहरा बहुत गंभीर और तनावपूर्ण था। उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था, लेकिन उनकी आंखों के कोनों में गहरा लाल रंग उभर आया था। बेकाबू मानसिक शक्ति पूरे कमरे में भर गई थी और सायरन का शोर इतना तेज था कि आर्यन को चक्कर आने लगे। मुखिया जी, शायद मुझसे कोई बड़ी गलती हो गई है, आर्यन ने फीके पड़ चुके चेहरे के साथ कहा। रुद्र प्रताप की मानसिक शक्ति साफ तौर पर नियंत्रण से बाहर थी। स्क्रीन पर दिख रहे आंकड़ों के अनुसार उनकी मानसिक स्थिरता खतरे के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी थी। गलती तुम्हारी नहीं है, रुद्र प्रताप ने बहुत ही ठंडे स्वर में जवाब दिया। उनकी दिमागी शक्ति बेकाबू थी और शरीर तप रहा था, लेकिन उनका दिमाग इस वक्त पहले से कहीं ज्यादा साफ काम कर रहा था। किसी ने मशीन की सेटिंग्स, पैरामीटर्स के साथ छेड़खानी की है, उन्होंने कहा। स्नेक डेन के स्वामी ने तुरंत असली समस्या को पकड़ लिया था। मशीन को उनकी मानसिक शक्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही बाहर निकालना चाहिए था, लेकिन इस वक्त उनके शरीर की लगभग पूरी ऊर्जा सक्रिय हो चुकी थी। मशीन के उकसावे की वजह से उनकी मानसिक शक्ति बहुत खतरनाक गति से बढ़ रही थी। आर्यन मूल रूप से एक बीटा था। भले ही उसकी ग्रंथियां विकसित हो चुकी थी, लेकिन उसकी मानसिक शक्ति का स्तर रुद्र प्रताप के मुकाबले बहुत कम था। पहले जो सेटिंग्स की गई थी, वे उतनी ही थी जिन्हें आर्यन संभाल सके, लेकिन अब रुद्र प्रताप की उमड़ती हुई विशाल शक्ति के सामने वह टिक नहीं पा रहा था। अगर यह स्थिति जारी रहती, तो रुद्र प्रताप को तो कुछ नहीं होता, लेकिन आर्यन की पूरी ऊर्जा खत्म हो सकती थी। पहले भी वह स्पिरिचुअल एग्जॉशन, मानसिक थकावट का शिकार हो चुका था। ऐसे में इस बार उसका मानसिक स्तर हमेशा के लिए गिर सकता था या वह कोमा में भी जा सकता था। रुद्र प्रताप इस बारे में सोचना भी नहीं चाहते थे। बिना एक पल की देरी किए उन्होंने अपना हाथ सीधे अपनी गर्दन के पीछे लगे उस उपकरण की ओर बढ़ाया जो उनकी मानसिक शक्ति को प्रसारित कर रहा था। साजिश का खुलासा। मशीन के साथ छेड़खानी का मतलब है कि स्नेक डेन के अंदर ही कोई गद्दार छिपा है जो आर्यन या रुद्र प्रताप को नुकसान पहुंचाना चाहता है। रुद्र प्रताप अब अपनी जान जोखिम में डालकर उस कनेक्शन को खुद काटने जा रहे हैं। उनका इरादा प्रोग्राम को जबरन बंद करने का था, जबकि वे अच्छी तरह जानते थे कि इस तरह लिंक को सीधे तोड़ने से उमड़ती हुई मानसिक शक्ति तुरंत पलटवार, रिकॉल कर सकती है, और इसका असर उन पर भी। मैं इसे संभाल सकता हूँ। मुखिया जी, रुकिए। रुद्र प्रताप, लू तैपन ने आर्यन की चीख सुनी। अपनी मानसिक शक्ति पर लगे दबाव के कारण आर्यन की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसका लहजा शांत था। हमेशा अपनी मर्जी चलाने वाले स्नेक लॉर्ड ने न जाने क्यों उस लड़के की आवाज सुनते ही अपनी सारी हरकतें रोक दी। लिंक को जबरन तोड़ने से मानसिक झटका लगेगा। हालांकि रुद्र प्रताप की हलचल बहुत कम थी, लेकिन आर्यन न जाने कैसे उनके हर इरादे को भांप गया था। अगर आपकी मानसिक शक्ति की वजह से आप फिर से आपा खो बैठे, तो शुए यिनहुआन, एक्सुई यिनहुया और स्टुअर्ड के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, है ना? आर्यन ने बड़ी मुश्किल से उस आदमी से बात की। रुद्र प्रताप अपने पास खड़े उस बीटा को एकटक देखते रहे। साफ दिख रहा था कि वह उनकी बेकाबू शक्ति के घेरे में पूरी तरह फंसने वाला है। फिर भी वह युवक जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। उस मुस्कान को देखते ही रुद्र प्रताप को लगा कि उनका शरीर उनके बस में नहीं रहा। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई। लेकिन दूसरी ओर स्थिति वाकई खराब थी। आर्यन गलत नहीं था। अगर रुद्र प्रताप ने नियंत्रण खो दिया, तो इस वक्त उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। समस्या बहुत बड़ी नहीं है, मैं इसे सुलझा सकता हूँ। आर्यन ने रुद्र प्रताप के बिगड़ते हुए मानसिक आंकड़ों पर एक नजर डाली। स्थिति गंभीर थी, लेकिन लड़के की आंखों में गजब का सुकून था, बिल्कुल रुद्र प्रताप की तरह। शायद आपकी मानसिक शक्ति थोड़ी देर के लिए और बेकाबू हो जाए, लेकिन मुझे पता है कि मुखिया जी उन्हें काबू कर सकते हैं। बस थोड़ी सी देर लगेगी, मैं इस मुसीबत को खत्म कर दूंगा, आर्यन ने कहा। और अगले ही पल हमेशा शांत रहने वाले स्नेक डेन के स्वामी की आंखें
आर्यन की हरकत देखकर डर से फटी की फटी रह गईं। अपनी मानसिक शक्ति के बेकाबू होने के बावजूद आर्यन उस सुरक्षा टैंक से बाहर निकल आया जो उसे नुकसान से बचा सकता था। इतना ही नहीं, उसने अपनी पीठ पर लगे उन आइसोलेशन पैचेस को भी बेरहमी से उखाड़ फेंका जो मानसिक झटकों को रोकते थे। उसी क्षण मानसिक जगत का आर्यन और असली दुनिया का आर्यन रुद्र प्रताप के लिए बेहद सजीव हो गए। रुद्र प्रताप को महसूस हुआ कि उनकी मानसिक शक्ति पूरी तरह उफान पर है, बिल्कुल उस नर सांप की तरह जो मिलन के मौसम में अपनी मात की ओर बढ़ रहा हो। उनकी बेकाबू प्रवृत्ति अब स्नेक डेन के स्वामी के संयम को तोड़ने ही वाली थी। बेकाबू एहसास। आर्यन ने खुद को असुरक्षित करके अपनी जान जोखिम में डाल दी है ताकि वह रुद्र प्रताप की शक्ति को सीधे सोख सके। यह किसी पागलपन से कम नहीं था, लेकिन अंत में उमड़ती हुई मानसिक शक्ति की उग्र हलचल अचानक रुक गई। रुद्र प्रताप लू तैपन का शरीर एक पल के लिए कांपा और उनके होठों के कोने पर खून की एक बारीक लकीर उभर आई। आर्यन आर्यन का चेहरा इस समय किसी भूत की तरह सफेद पड़ गया था। भले ही रुद्र प्रताप ने अपनी शक्ति को किसी तरह काबू कर लिया था, लेकिन आर्यन को जो मानसिक झटका लगा था वह उसे बेहोश करने के लिए काफी था। पर चमत्कार यही था कि आर्यन बेहोश नहीं हुआ। इसके बजाय वह लड़खड़ाते हुए सीधे रुद्र प्रताप के टैंक की ओर बढ़ा। फिर स्नेक लॉर्ड की नजरों के सामने वह लड़का सीधा उनके टैंक के अंदर गिर गया। दूधिया सफेद तरल पदार्थ पल भर में चारों ओर छलक गया। आर्यन हल्का सा कांपा और बड़ी मुश्किल से रुद्र प्रताप की कमर पर बैठ गया। मानसिक शक्ति के भारी दबाव के कारण उसकी हालत खराब थी, लेकिन जब आर्यन को एहसास हुआ कि उसने क्या किया है तो उसके गालों पर हल्की लाली छा गई। उसने अपनी पलकें झुका ली। नीचे लेटे उस आदमी से आंखें मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। मुझे माफ कर दीजिएगा। अभी शर्माने या हिचकिचाने का समय नहीं था। आर्यन ने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। फिर उसने शांत रहने की कोशिश करते हुए उस लंबे कद के आदमी से धीरे से कहा, मैं जो करने जा रहा हूं उससे शायद आपको बुरा लगे, लेकिन मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। बोलते हुए उस लड़के ने अपने कपड़ों की ओर हाथ बढ़ाया। कांपती उंगलियों से उसने अपनी वर्दी की पट्टियां खोली, फिर बटन और धीरे धीरे जिप नीचे की। वह लचीला कपड़ा अचानक सिकुड़कर आर्यन के कंधों से फिसल गया। लड़के का थोड़ा पतला लेकिन चमकता हुआ और मक्खन जैसा सफेद सीना सामने आ गया। मशीन के प्रभाव के कारण रुद्र प्रताप की मानसिक शक्ति अब अर्धठोस सेमीटेंजिबल महसूस हो रही थी। वे अच्छी तरह जानते थे कि वह युवक किस शारीरिक और मानसिक दबाव से गुजर रहा है। उस बेहद गोरी और कोमल त्वचा पर वे साफ देख सकते थे कि उनकी शक्ति किसी अदृश्य चीज की तरह रेंग रही थी, जिससे लाल निशान बन रहे थे। मुझे वाकई बहुत दुख है। कपड़े उतारते समय आर्यन बार बार यही बुदबुदा रहा था। बिना किसी सुरक्षा के एक लेवल के अल्फा की शक्ति से लड़ते हुए वह अपनी सीमा पर पहुंच चुका था। उसकी आंखें धुंधली हो रही थी। आर्यन की हरकतों को देखकर रुद्र प्रताप अंदाजा लगा चुके थे कि वह क्या करना चाहता है। उस आदमी की सांसें तेज हो गईं और दिल जोरों से धड़कने लगा। उन्होंने अनजाने में अपना हाथ उठाया, लेकिन उस सतर्क युवक ने उन्हें रोक दिया। मुखिया जी, कृपया, आर्यन ने मदहोशी में कहा। मैं सच में आपका अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन आपको मेरी बात माननी होगी। आर्यन ने आगे कहा, आपको शांत होना होगा ताकि मैं इसे बर्दाश्त कर सकूं। बोलते बोलते उस लड़के का हाथ कांपते हुए रुद्र प्रताप के गले नेकलाइन पर जा टिका। एक नाजुक मोड़। आर्यन ने खुद को पूरी तरह असुरक्षित कर लिया है ताकि वह अपनी त्वचा के सीधे संपर्क से रुद्र प्रताप की हिंसक ऊर्जा को सोख सके। यह स्पिरिचुअल कंडीशनिंग का सबसे पुराना और गहरा तरीका था। आर्यन ने एक एक करके रुद्र प्रताप लू तैपन के कपड़े उतार दिए। कपड़ों के बिना स्नेक लॉर्ड का शरीर उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत और सख्त था। आर्यन की हिम्मत नहीं हुई कि वह उनके सीने की तरफ सीधे देख सके, कहीं उसका मन और भी विचलित न हो जाए। मुझे माफ कर दीजिएगा। उसने फिर से यही दोहराया। एक गहरी सांस ली और अपने शरीर से उनके शरीर को ढक लिया। शायद उनकी दिमागी शक्ति के खिंचाव की वजह से था या कोई और कारण, लेकिन रुद्र प्रताप का शरीर छूने पर दहकते हुए अंगारे जैसा लग रहा था,
एक ऐसी गर्मी जो त्वचा के स्पर्श से आर्यन के रोम में समाती जा रही थी। जल्द ही आर्यन का पूरा शरीर गुलाबी पड़ने लगा। मुखिया जी, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मखमल की मोटी चादर में फौलाद लिपटा हो। यह विचार आर्यन के दिमाग में बिजली की तरह कौंधा। ठीक उसी पल उसने रुद्र प्रताप की दबी हुई सांस लेने की आवाज सुनी। आर्यन ने अनजाने में अपना सिर उठाया और उसकी नजरें रुद्र प्रताप से मिली। वे उसे ही देख रहे थे और उनकी काली पुतलियों की गहराई में एक खतरनाक चमक थी। जैसे ही आर्यन ने उनकी आंखों में देखा, उसे अपनी गर्दन के पीछे एक हल्की सी चुभन महसूस हुई। चिंता मत करो, जारी रखो, रुद्र प्रताप ने भारी आवाज में कहा, जैसे वे आर्यन को ढाढ़स बंधा रहे हों। ओह जी ठीक, आर्यन ने तुरंत जवाब दिया। मैंने पहले स्पिरिचुअल कंडीशनिंग की थ्योरी पढ़ी है। हमारे शरीर पर यह वर्दी, यह तरल पदार्थ, आइसोलेशन फ्लूइड्स और यहाँ तक कि ज्यादातर तार भी दरअसल सुरक्षा के तरीके हैं, ताकि हमारी दिमागी शक्ति बेकाबू न हो जाए। आर्यन ने एक लंबी सांस ली और अपने शरीर को ढीला छोड़ने की कोशिश की ताकि वह और रुद्र प्रताप और करीब आ सकें। लेकिन मुझे लगता है कि आप जैसे अल्फा के लिए ये सारे सुरक्षा उपाय बेकार हैं। मेरे लिए ये चीजें सिर्फ रुकावट डालती हैं और मेरी पहले से ही कम मानसिक शक्ति को आप तक पहुंचाना मुश्किल कर देती हैं। ऐसे में आपकी शक्ति बढ़ने की रफ्तार बहुत तेज है और मेरी शक्ति रुकी हुई है, जिससे स्थिति सिर्फ बिगड़ेगी ही। इस समय आर्यन जरूरत से ज्यादा बातें कर रहा था। वह लगातार बोलता रहा, मानो इससे वह उस शर्म और घबराहट को कम कर सके जो उसके भीतर बढ़ रही थी। सच तो यह था कि वह सिर्फ शर्म नहीं थी, बल्कि उससे भी गहरी और बारीक कोई भावना थी। इसलिए मैंने वे सारी चीजें हटा दी जो मेरी शक्ति को रोक रही थी, और मैंने सोचा कि इस मुसीबत से निकलने का एक ज्यादा आसान तरीका अपनाया जाए। आर्यन हकलाते हुए बोला। वह अब पूरी तरह रुद्र प्रताप के शरीर से सटा हुआ था। देखा जाए तो आर्यन का यह कदम बहुत जोखिम भरा था। उसकी दिमागी शक्ति के पूरी तरह खत्म हो जाने का बहुत बड़ा खतरा था। उसने अपनी सुरक्षा की आखिरी परत भी हटा दी थी और रुद्र प्रताप की हिंसक ऊर्जा का सामना करने के लिए सबसे पुराने और सीधे तरीके को चुना था। जिस किसी ने भी साजिश रचकर मशीन की सेटिंग्स बदली होंगी, वह यह नजारा देखकर खुशी से झूम उठता, क्योंकि अब आर्यन का अंजाम उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बुरा हो सकता था। मुझे हमेशा से उन मशीनों में घुटन होती थी। मुझे लगता है कि यह तरीका ज्यादा आसान है। धड़कनों का शोर। आर्यन ने विज्ञान के बजाय भावनाओं और शरीर के सीधे संपर्क पर भरोसा किया है। इस बंद कमरे में अब सिर्फ उनकी सांसें और तेज होती धड़कनें सुनाई दे रही हैं। लेकिन उस पल आर्यन बस थोड़ा सा शर्माया और झेंपते हुए नीचे लेटे उस आदमी को समझाने लगा। स्टुअर्ट ने कहा था कि उस दिन मचा के अंदर मैंने अपनी सहज प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट्स से आपकी मानसिक स्थिति को शांत किया था, और वह भी एक तरह की स्पिरिचुअल कंडीशनिंग ही थी। अगर मैं तब ऐसा कर सकता था, तो कोई कारण नहीं है कि मैं अब न कर सकूं। आर्यन को लगा था कि रुद्र प्रताप, लू तैपन उसे मना करेंगे, लेकिन उस आदमी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बस खामोशी से अपना हाथ उठाया और आर्यन की हथेली को थाम लिया। फिर उनकी उंगलियां आपस में उलझ गईं, जिससे उनके शरीर एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ गए। रुद्र प्रताप ऊपर बैठे उस लड़के को एकटक देख रहे थे और उन्होंने कोई और हरकत नहीं की। वे पत्थर की तरह शांत थे, एक गर्म मखमली पत्थर, एक ऐसी कोमल त्वचा जिसके नीचे खून तेजी से दौड़ रहा हो, एक ऐसा शिकारी जानवर जो चुप रहने की कोशिश कर रहा हो, जिसके गले में भूख और शरीर पर नरम बाल हों। जैसा कि आर्यन ने उन्हें करने के लिए कहा था, वे वाकई बहुत आज्ञाकारी बन गए थे। हालांकि उस सन्नाटे के बीच गीली काई और अगरबत्ती जैसी खुशबू बहुत तेज हो गई। उस लेवल के अल्फा के फेरोमोन्स इतने खुशबूदार थे कि वे किसी के भी होश उड़ा सकते थे। उस मदहोशी में टैंक का वह दूधिया तरल पदार्थ खुद फेरोमोन्स जैसा महसूस होने लगा, जो उनकी त्वचा से चिपका हुआ उनके रोम में समा रहा था। आर्यन ने इस समय अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसे अपनी वह कमजोर मानसिक शक्ति महसूस हुई, जो रुद्र प्रताप की प्रचंड ऊर्जा के नीचे दबकर लगभग खत्म हो गई थी। उसने उसे नियंत्रित करना शुरू किया। एक महकती हुई और असरदार खुशबू ने उसे घेर लिया।
धुंधले तौर पर आर्यन को महसूस हुआ कि उसके अपने शरीर से भी शहद जैसी मीठी महक निकल रही है, जैसे कोई फूल धीरे धीरे खिल रहा हो। जैसे जैसे उनके फेरोमोन्स आपस में घुलने लगे, आर्यन को साफ महसूस हुआ कि उसकी दिमागी शक्ति धीरे धीरे मजबूत हो रही है, बिल्कुल एक कोमल और शांत सांप की तरह। आर्यन को महसूस होने लगा कि उसकी दिमागी शक्ति धीरे धीरे फैल रही है, एक पतले धागे से बदलकर एक मजबूत सांप का रूप ले रही है। वह शक्ति जो पहले मुरझा रही थी, अब उस गहरी खुशबू के बीच, रुद्र प्रताप के अनगिनत काले सांपों के बीच आसानी से रास्ता बनाने लगी। वे सांप आपस में उलझ गए, एक दूसरे से रगड़ खाने लगे और लिपटने लगे। वहां न तो कोई किसी को निगल रहा था, न ही कोई किसी को दबा रहा था, वहां बस एक अनंत जुड़ाव था। रुद्र प्रताप की मानसिक शक्ति अब बहुत ही सुखद और शांत हो गई थी। उनका हिंसक स्वभाव तृप्ति के कारण गायब हो गया था। वे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सक्रिय थे, लेकिन अब उनके बेकाबू होने का कोई संकेत नहीं था। टी 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 मानसिक स्तर, स्पिरिचुअल वैल्यू आदर्श स्थिति में पहुंच गया है। स्पिरिचुअल कंडीशनिंग पूरी हो चुकी है। अल्फा का वर्तमान स्तर है। आर्यन को आखिरकार होश आया। शांति का एहसास। आर्यन ने अपनी मासूमियत और हिम्मत से उस तूफान को शांत कर दिया जिसे मशीनें भी नहीं रोक पा रही थी। रुद्र प्रताप अब पूरी तरह शांत थे, लेकिन उनके बीच की नजदीकी अब भी वैसी ही बनी हुई थी। मशीन की आवाज सुनने के बाद आर्यन को एहसास हुआ कि उसने अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर आखिरकार कंडीशनिंग पूरी कर ली है, लेकिन उसका ध्यान रुद्र प्रताप, लू तैपन के सुधरे हुए आंकड़ों पर बिल्कुल नहीं था। उसने अपनी आंखें खोली और खुद को अब भी उसी मुद्रा में पाया। उसकी नजरें सीधे नीचे लेटे मुखिया की आंखों से मिली। रुद्र प्रताप की आंखें इतनी गहरी और काली थी कि उनमें छिपी तीव्र भावनाएं किसी को भी झकझोर सकती थी। धक धक, धक धक, धक धक। आर्यन को अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उसे लगा कि उसके सीने में उठने वाला यह कंपन उसके अपने दिल की वजह से है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह शोर तो नीचे मौजूद उस मजबूत और शक्तिशाली शरीर से आ रहा था। मुखिया जी, आर्यन के मुंह से अनजाने में निकला। मुझे तब ज्यादा अच्छा लगता है जब तुम मुझे मिस्टर सी कहते हो, रुद्र प्रताप ने भारी और दबी हुई आवाज में कहा। और अगर तुम चाहो तो मुझे अभी आहसी भी कह सकते हो। मेडिकल सेंटर में हलचल। उसी समय जब लेया कबीले का वह युवक मेडिकल सेंटर पहुंचा, तो उसके साथियों की आंखें हैरानी से फैल गईं। आर्यन, बाइनियन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आज तुम्हारी छुट्टी नहीं थी? तुम बहुत ज्यादा काम करते हो। मैंने तुम्हें कई बार सुबह सुबह जाते देखा है। इतना ओवरटाइम तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दूसरे साथी ने भी सहज भाव से कहा। अपने साथी की बात सुनकर उस युवक का चेहरा एक पल के लिए जम सा गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। मुझे बस थोड़ी चिंता थी, इसलिए देखने चला आया। यह पहली बार है जब स्नेक लॉर्ड की स्पिरिचुअल कंडीशनिंग हो रही है, और कंडीशनर भी एक बीटा है। मुझे वाकई डर लग रहा है, उसने रूखेपन से कहा। वाह, तुम अब भी इसकी परवाह करते हो? उसके साथी ने हमदर्दी भरी नजरों से उसे देखा। कहा जाता है कि रुद्र प्रताप पहली बार कंडीशनिंग करवा रहे थे, लेकिन सच तो यह था कि वे पहले भी कई बार इलाज की कोशिश कर चुके थे, और तब उनका इलाज करने वाला यही युवक था। अफसोस की बात यह थी कि लेयान कबीले के लोग, जो मानसिक उपचार में माहिर माने जाते थे, वे भी एक लेवल के अल्फा की प्रचंड शक्ति के सामने बेबस थे। बढ़ता हुआ तनाव। मेडिकल सेंटर में मौजूद वह युवक, बाइनियन, स्पष्ट रूप से कुछ छिपा रहा है। क्या वही वह गद्दार है जिसने मशीन की सेटिंग्स बदली थीं? उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि आर्यन और रुद्र प्रताप के बीच का संबंध उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका है। चिंता मत करो, क्या तुमने खुद स्पिरिचुअल कंडीशनिंग मशीन की जांच, डीबगिंग में हिस्सा नहीं लिया था? भले ही आर्यन का मानसिक स्तर अभी बहुत ऊंचा नहीं है, लेकिन मुखिया जी के साथ उसका तालमेल, कंपैटिबिलिटी बहुत गजब का है। मशीन की सबसे कम सेटिंग्स पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे भी अब आर्यन को सिर्फ एक साधारण बीटा नहीं माना जा सकता। तुम्हारा क्या मतलब है? बद्रीनारायण, बाइनियन,
ने अचानक अपना सिर उठाया और अपने साथी की आंखों में झांकने लगा। उसकी निगाहें इतनी हिंसक थी कि उसका साथी कुछ पलों के लिए ठिठक गया। हमने आर्यन के डेटा की दोबारा जांच की है। उसके आंकड़े एक सामान्य बीटा जैसे नहीं हैं। उसके फेरोमोन्स बहुत। अब मैं कैसे कहूँ, वे दूसरे अल्फा और ओमेगा के साथ भी प्रतिक्रिया कर रहे हैं। अभी पक्के नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन हम मशीनों को फिर से सेट कर रहे हैं और उसका दोबारा टेस्ट करने की योजना बना रहे हैं। बद्रीनारायण ने इसे छिपाने की कितनी भी कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा गहरा और उदास हो गया। उसे इस तरह देख उसके साथी को भी अजीब महसूस होने लगा। वह जानता था कि बद्रीनारायण उस लड़के, आर्यन, को पसंद नहीं करता। ठीक उसी समय टर्मिनल पर कंडीशनिंग के नतीजे सामने आए और उस साथी ने इस बातचीत से बचने के लिए तुरंत स्क्रीन की ओर रुख किया। जैसे ही उसने स्क्रीन पर नतीजे देखे, वह अपनी जगह से खुशी के मारे उछल पड़ा। अद्भुत! हे भगवान! यह नतीजा तो देखो! उसने चिल्लाकर अपने बाकी साथियों को बुलाया। जैसा कि उम्मीद थी, हाई कंपैटिबिलिटी का यही फायदा होता है। तुम लोग यकीन नहीं करोगे कि यह स्नेक लॉर्ड की दिमागी शक्ति के आंकड़े हैं। हे भगवान! अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आर्यन बीटा है या नहीं, मैं तो मान गया। एक हाई लेवल ओमेगा भी ऐसा नतीजा नहीं दे सकता था। मुखिया जी सच में ठीक हो सकते हैं। इतना कहने के बाद जब उस साथी ने पीछे मुड़कर देखा, तो बद्रीनारायण किसी साये की तरह उसके पीछे खड़ा था। अरे, बद्रीनारायण, तुम ठीक तो हो? वह साथी उस डरावने लेयान युवक को देखकर सहम गया। देखो, नतीजे कितने शानदार आए हैं। अब तुम्हें मुखिया जी की बीमारी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसने हिचकिचाते हुए कहा। बद्रीनारायण ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वह बस स्क्रीन पर दिख रहे उन परफेक्ट आंकड़ों को एकटक देखता रहा। कुछ सेकंड बाद उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह मुड़ा और पागलों की तरह लैब से बाहर भाग गया। बद्रीनारायण, बद्रीनारायण! उसका साथी जाते हुए लेयान युवक की पीठ को देखता रहा। वह पूरी तरह उलझन और डर में था। यह इतनी तेजी से क्यों भागा? आखिर इसे हुआ क्या है? साजिश का घेरा। बद्रीनारायण की घबराहट साफ इशारा कर रही है कि वह आर्यन की सफलता से खुश नहीं है। क्या उसने ही मशीन की सेटिंग्स में गड़बड़ी की थी ताकि आर्यन को नुकसान पहुंचे? अब जब नतीजा उल्टा आया है, तो वह पकड़े जाने के डर से भाग रहा है। शायद उसे खुशी हुई होगी कि आखिरकार स्नेक लॉर्ड की मानसिक बीमारी का इलाज मिल गया। पास ही खड़े एक नए कर्मचारी ने भी सहमते हुए बात को संभालने की कोशिश की, लेकिन एक पुराने मेडिकल ऑफिसर ने उसे बीच में ही टोक दिया। वह खुश क्या होगा, उसे नजरअंदाज करो। पिछले कई सालों से उसका यही हाल है। जैसे ही कोई दूसरा डॉक्टर मुखिया जी के इलाज का कोई बेहतर तरीका ढूंढता है, उसकी शक्ल ऐसी ही हो जाती है। उसे लगता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ वही उन्हें ठीक कर सकता है और बाकी सब उन्हें मारना चाहते हैं। बेकार की बात है। उधर मेडिकल सेंटर से बाहर निकला बद्रीनारायण बाईनियन पागलों की तरह भाग रहा था। वह खुश कैसे हो सकता था? सच तो यह है कि इस समय उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ दहशत भरी हुई थी। यह कैसे मुमकिन है? बद्रीनारायण भागते भागते इतना थक गया था कि उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। वह खुद से बातें किए जा रहा था। उस बीटा का जिंदा बचना नामुमकिन था। नहीं, क्या ऐसा तो नहीं कि मैंने जरूरत से ज्यादा सावधानी बरती और असर उतना गहरा नहीं हुआ? इस दौरान उस लड़के की मानसिक शक्ति बढ़ रही थी। शायद मेरा अंदाजा ही गलत निकला। बद्रीनारायण को समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र प्रताप, लू तैपन और आर्यन की कंडीशनिंग इतनी सफलतापूर्वक कैसे पूरी हो गई। उसे शक था कि शायद आर्यन की शक्ति अचानक बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से उसने मशीन की बदली हुई सेटिंग्स को भी झेल लिया। या फिर इलाज शुरू होने से बहुत पहले ही मुखिया जी को उसकी चाल का पता चल गया था। नहीं, यह असंभव है। बद्रीनारायण घबराहट में अपने नाखून चबाने लगा। वह उन चीजों के बारे में सोचने लगा जो उसने कुछ दिन पहले की थी। उस मशीन को बनाने वालों में वह खुद शामिल था, इसलिए वह उसके काम करने के तरीके को किसी और से बेहतर जानता था। उसे यकीन था कि कोई भी साधारण जांच उसकी गड़बड़ी को नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि उसने सेटिंग्स बहुत चालाकी से बदली थी।
पीछे कोई सबूत नहीं बचेगा। सब कुछ एक हाथ से जैसा लगेगा। उसने मन ही मन एक बहाना भी तैयार कर लिया। वह कह देगा कि उसे लगा था कि आर्यन का मुखिया जी के साथ तालमेल इतना अच्छा है कि वह इस तीव्रता को सह लेगा। एक डॉक्टर होने के नाते उसने बस बेहतर नतीजे के लिए सेटिंग्स में थोड़ा बदलाव किया था। बद्रीनारायण मन ही मन इन शब्दों को दोहराता रहा। धीरे धीरे उसकी सांसें शांत होने लगी। साजिश की गहरी परतें। बद्रीनारायण खुद को बचाने के लिए झूठ का जाल बुन रहा है। उसे अभी भी अंदाजा नहीं है कि आर्यन ने मशीन के नियमों को तोड़कर सीधे शारीरिक संपर्क, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से मुखिया जी को शांत किया है, जिससे बद्रीनारायण की पूरी साजिश ही धरी की धरी रह गई। घबराहट धीरे धीरे कम होने लगी थी। बद्रीनारायण बाई नियन ने खुद को तसल्ली दी, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वह सीधा खड़ा हुआ और अपने ऑफिस लौटने की तैयारी करने लगा, मेडिकल ऑफिसर बद्रीनारायण बाई नियन। पीछे से एक आवाज आई। बद्रीनारायण अचानक ठिठक गया। उसने अपने सामने उस टेढ़मेढ़े रास्ते को देखा जो स्नेक डेन मेडिकल सेंटर की ओर जाता था, वही जगह जहां उसने कई सालों तक काम किया था। काफी देर बाद उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। वहां खड़े वाइपर सैनिकों को देखकर वह कांप उठा। ये उन सैनिकों से अलग थे जिनका वह अब तक इलाज करता आया था। ये सैनिक दर्द में कराहते नहीं थे, न ही उसे देखकर मुस्कुराते थे। उसने अक्सर मन ही मन उनका मजाक उड़ाया था कि ये वाइपर कमजोर और शोर मचाने वाले हैं। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वे कमजोर नहीं थे, बस वे मिशन के दौरान अपना असली रूप नहीं दिखाते थे। मिशन पर तैनात वाइपर बिल्कुल अपने मुखिया रुद्र प्रताप लू तैपन की तरह होते हैं, ठंडे, डरावने और बेरहम। आप पर स्नेक डेन से गद्दारी करने और यहाँ के सदस्यों को नुकसान पहुंचाने का संदेह है। कृपया हमारे साथ चलें। उनके इन शब्दों ने बद्रीनारायण के सारे बहानों और स्पष्टीकरणों को पल भर में चकनाचूर कर दिया। वह कांपते हुए चारों ओर देखने लगा और उसके चेहरे पर एक लाचार सी मुस्कान आ गई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वह बुदबुदाया। मैं तुम लोगों से गद्दारी कैसे कर सकता हूँ? वह बार बार यही दोहराता रहा। वह तो बस एक कमजोर और अक्षम बीटा है। उसे स्नेक डेन का सदस्य कैसे माना जा सकता है? यह जहरीला विचार अब भी उसके दिमाग में घूम रहा था। गद्दारी का अंजाम। बद्रीनारायण को लगा था कि वह एक साधारण बीटा आर्यन को रास्ते से हटाकर अपनी जगह पक्की कर लेगा, लेकिन वह भूल गया कि स्नेक डेन में वफादारी सबसे ऊपर है। अब वह उन्हीं बेरहम वाइपरों के घेरे में है जिनसे वह नफरत करता था। बद्रीनारायण बाई नियन ने अपनी चाल को बहुत ही सावधानी से छिपाया था, लेकिन यह स्नेक डेन था। यहाँ कोई भी राज ज्यादा देर तक नहीं टिकता। आर्यन के साथ स्पिरिचुअल कंडीशनिंग सुरक्षित रूप से पूरी करने के तुरंत बाद रुद्र प्रताप लू तैपन ने जांच के आदेश दे दिए थे। स्टुअर्ड को उसे ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तुम स्नेक डेन की भरोसेमंद सदस्यों की सूची में नंबर 1 पर थे, और फिर भी तुमने हमें धोखा दिया। जेल की कोठरी में स्टुअर्ड ने अपने सामने बैठे बेहाल युवक से बहुत ही शांत लहजे में बात की। बद्रीनारायण के पुराने योगदानों और इस बार की बड़ी गद्दारी को देखते हुए उसे अगले 3 साल के लिए किसी सुदूर ग्रह पर मजदूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद उससे स्नेक डेन के सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे और उसे हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया जाएगा। इतना ही नहीं, वह अपने पूरे जीवन में कभी भी अर्थ अलायंस की सीमा में कदम नहीं रख पाएगा। अगर कोई न्यूट्रल एरिया तटस्थ क्षेत्र भी होगा, तो वहां भी अर्थ अलायंस या स्नेक डेन के प्रभाव वाले हिस्सों में तुम्हारा जाना मना होगा। स्टुअर्ट ने एक एक शब्द साफ करते हुए फैसला सुनाया। यह नाइंसाफी है। बद्रीनारायण तेजी से हाँफ रहा था और उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। गुस्से में दांत पीसने की वजह से उसकी आवाज साफ नहीं निकल रही थी। मैं मानता हूं कि मुझे मशीन के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए थी। यह पेशेवर नैतिकता के खिलाफ है। वह पिछले कई दिनों से मन ही मन दोहराई गई बात फिर कहने लगा। लेकिन मैं गद्दार नहीं हूं। मेरा इरादा उस बीटा को मारने का नहीं था। मैं तो बस थोड़ी मुश्किल खड़ी करना चाहता था। क्या इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे देश निकाला दिया जाएगा? तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? नहीं, यह फैसला मुखिया जी का नहीं हो सकता।
वह मेरे साथ इतने सख्त नहीं हो सकते जिन्होंने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। पूरे स्नेक डेन में मुझसे ज्यादा वफादार उनके लिए कोई नहीं है। वे यह जानते हैं, वे हमेशा से जानते थे। जब उसने मजदूरी और अधिकारों को छीनने की बात सुनी थी, तब तक तो वह खुद को संभाले हुए था। लेकिन जैसे ही उसने सुना कि उसे स्नेक डेन से निकाल दिया गया है और वह कभी वापस नहीं लौट पाएगा, तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। आखिरकार वह खुद को नहीं रोक पाया और उसने जोर से मुक्का जमीन पर दे मारा। उसके माथे से ठंडा पसीना टपक कर जमीन पर गिर रहा था। कैदी बद्रीनारायण, कृपया शांत रहें, वरना आपको होश में लाने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ेगा, स्टुअर्ट ने अपने सिलिकॉन चेहरे पर बिना किसी भाव के कहा। पर स्टुअर्ट की चेतावनी ने उसे शांत करने के बजाय और ज्यादा भड़का दिया। बद्रीनारायण की योजना में चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। उसने बहुत ही गुप्त तरीके से छोटा सा बदलाव किया था। उसे किसी ने भरोसा दिलाया था कि बाहरी दुनिया में कोई भी यह पता नहीं लगा पाएगा कि किस गड़बड़ी की वजह से हादसा हुआ। उसने सोचा था कि यह छिपा रहेगा और इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन असर गहरा होगा। उस शख्स ने उसे यही कसम खाकर कहा था। गद्दारी के पीछे का चेहरा। बद्रीनारायण की बातों से साफ है कि वह अकेला नहीं था। किसी और ने उसे यह खतरनाक रास्ता दिखाया था। वह शख्स जानता था कि बद्रीनारायण की नफरत का फायदा कैसे उठाना है। बद्रीनारायण, बाई नियन, को हमेशा यही लगता था कि अगर उसकी हरकत पकड़ी भी गई, तो उसे ज्यादा से ज्यादा कुछ समय के लिए मजदूरी या किसी दूसरे ग्रह पर सेवा की सजा मिलेगी। लेकिन मुझे स्नेक डेन से निकाला कैसे जा सकता है? मैं बाहर नहीं जा सकता। मैं बिल्कुल नहीं जा सकता। बद्रीनारायण की आंखें और भी लाल हो गईं और उसकी आवाज तीखी होती गई। तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? यह नाइंसाफी है। यह बिल्कुल गलत है। निराशा के आंसू बद्रीनारायण की आंखों के कोनों से धीरे धीरे गिरने लगे। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। स्नेक डेन के नियमों के अनुसार तुम्हें दी गई सभी सजाएं मानकों के बिल्कुल अनुरूप हैं। मुखिया जी। बद्रीनारायण की आवाज अचानक ऊंची हो गई। उसने भारी सुरक्षा वाले गेट से अंदर आते उस लंबे कद के आदमी को देखा और पल भर में उत्साहित हो गया। वह दीवार से सटकर खड़ा हो गया और उसके चेहरे पर एक पागलों जैसी खुशी वाली मुस्कान आ गई। स्नेक डेन के नियमों के अनुसार तुम्हें दी गई सभी सजाएं मानकों के बिल्कुल अनुरूप हैं। मुखिया जी। बद्रीनारायण की आवाज अचानक ऊंची हो गई। उसने भारी सुरक्षा वाले गेट से अंदर आते उस लंबे कद के आदमी को देखा और पल भर में उत्साहित हो गया। वह दीवार से सटकर खड़ा हो गया और उसके चेहरे पर एक पागलों जैसी खुशी वाली मुस्कान आ गई। स्वामी, आपका यहाँ मुझसे मिलने आना यह साबित करता है कि आप अब भी मुझे माफ करने के लिए तैयार हैं, है ना? उसने धीरे से कहा। बहुत अच्छा, मुझे पता था आप मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन रुद्र प्रताप, लू तैपन, उस समय तक उसके सामने आ चुके थे। उस मजबूत कांच की खिड़की के पार से उन्होंने उसे गहराई से देखा। बद्रीनारायण की खुशी भरी बातें सुनकर रुद्र प्रताप की आंखें और भी ठंडी हो गईं। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि मैं खुद को यह सबक याद दिला सकूं, रुद्र प्रताप ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। सबक? बद्रीनारायण एकदम सुन्न रह गया। जब तुमने शुरू में ही तर्कहीन भावनाओं, इरेशनल इमोशंस की ओर झुकाव दिखाया था, तभी मुझे तुम्हें स्नेक डेन से कहीं दूर भेज देना चाहिए था। रुद्र प्रताप उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह कचरे का कोई ढेर हो। तुम्हें भरोसेमंदों की सूची में रखने के बजाय मुझे तुम्हें हटा देना चाहिए था। रुद्र प्रताप की बातें सुनकर बद्रीनारायण के चेहरे का रंग धीरे धीरे उड़ गया। उसकी सांसें और भी तेज चलने लगी और चेहरा बिगड़ने लगा। मुझसे गलती हो गई, मालिक। मैं आपसे भीख मांगता हूँ। मुझे एक और मौका दीजिए। बद्रीनारायण के होंठ कांपने लगे और वह दया की गुहार लगाने लगा। लेकिन रुद्र प्रताप की ओर से उसे सिर्फ एक पत्थर जैसा ठंडा जवाब मिला। मेरी ढील की वजह से ही स्नेक डेन की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई। अटूट फैसला। रुद्र प्रताप का रुख साथ है। गद्दारी के लिए स्नेक डेन में कोई जगह नहीं है। बद्रीनारायण जिसे प्यार और वफादारी समझ रहा था, वह दरअसल उसकी अपनी सनक थी जिसने आर्यन
की जान खतरे में डाल दी थी। मैंने आपसे गद्दारी करने के बारे में कभी नहीं सोचा, और न ही मैं आर्यन आर्यन की जान जोखिम में डालना चाहता था। भले ही आपकी दिमागी शक्ति बहुत ज्यादा थी, उसे बस एक मामूली मानसिक झटका लगता। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? यह देखकर कि रुद्र प्रताप लू तैपन पर कोई असर नहीं हो रहा है, बद्रीनारायण बाईनियन टूटती आवाज में चिल्लाया। रुद्र प्रताप ने अपनी नजरें उस पर गड़ा दी। आर्यन भी स्नेक डेन का एक सदस्य है, और तुम उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। यह स्नेक डेन के साथ गद्दारी है। कैदी बद्रीनारायण, तुम यह बात अच्छी तरह जानते हो। लेकिन बद्रीनारायण अभी भी बहस करना चाहता था, लेकिन रुद्र प्रताप के अगले वाक्य ने उसे सुन्न कर दिया। और सबसे बड़ी बात, तुम उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना चाहते थे जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। रुद्र प्रताप की बात सुनते ही स्टुअर्ड ने झटके से उनकी ओर देखा। स्टुअर्ड की मशीनी आंखें पहले से कहीं ज्यादा तेज चमकने लगी। उधर बद्रीनारायण की आंखों में गहरा अविश्वास था। यह कैसे हो सकता है? बद्रीनारायण का चेहरा नफरत और हैरानी से बिगड़ गया। वह सिर्फ एक बीटा है। भले ही वह आपकी दिमागी शक्ति को शांत कर सकता है, पर आपको उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने की जरूरत नहीं है। वह सच में सिर्फ एक साधारण बीटा है। बद्रीनारायण जैसे खुद को दिलासा देने के लिए बार बार यह बात दोहरा रहा था। मुझे जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता। रुद्र प्रताप अब तक बहुत ठंडे थे, लेकिन इस पल वे बेहद गंभीर हो गए। उन्होंने एक एक शब्द पर जोर देते हुए बद्रीनारायण से कहा, अगर आर्यन अल्फा होता तो भी मैं उससे प्यार करता। अगर वह ओमेगा होता तो भी मैं उससे प्यार करता। वह एक बीटा है और मैं फिर भी उससे प्यार करता हूँ। उसका नाम लेते ही वह खतरनाक अल्फा जिसके चारों ओर हमेशा बर्फीली खामोशी रहती थी, एक पल के लिए बहुत नरम और भावुक दिखने लगा। मैं उससे प्यार करता हूँ, रुद्र प्रताप ने दोबारा कहा। और तुमने मेरी नजरों के सामने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की। तुम्हें आर्यन का शुक्रगुजार होना चाहिए। उसके इलाज के बाद मेरी हालत सुधर गई है। कम से कम अब मैं इस तरह की बात पर पागल होकर लोगों की जान नहीं लूंगा। इतना कहकर रुद्र प्रताप ने अचानक अपना हाथ शीशे की दीवार पर रखा। बद्रीनारायण उन्हें खाली नजरों से देखता रहा, और अगले ही पल वह जोर से चीख पड़ा। एक बेहद ठंडी, काली और विशाल मानसिक शक्ति ने उसे सीधा जमीन पर पटक दिया। मुखिया जी! ओह! बद्रीनारायण ने अपना सिर पकड़ लिया। वह रहम की भीख मांगना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ दर्द भरी चीखें निकल रही थी। बहुत दर्द हो रहा है। आह! बचाओ! उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके दिमाग के अंदर खौलता हुआ लावा बह रहा हो, जो उसकी खाल, नसों और हड्डियों को जला रहा हो। उस भयानक दर्द की वजह से बद्रीनारायण जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। न्याय की घोषणा। रुद्र प्रताप ने साफ कर दिया है कि आर्यन उनके लिए क्या मायने रखता है। बद्रीनारायण को वह मानसिक दर्द महसूस कराया गया जो उसने आर्यन को देने की कोशिश की थी। अब साजिश का यह सिरा खत्म हो चुका है, लेकिन एक नया सवाल खड़ा हो गया है। यह बहुत दर्दनाक है ना? रुद्र प्रताप लू तैपन ने बिना किसी भाव के बद्रीनारायण बाईनियन की ओर देखा। यही वह एहसास है जब किसी को मानसिक शक्ति, स्पिरिचुअल पावर का झटका लगता है। उन्होंने बद्रीनारायण को ध्यान से देखा और मन ही मन उस भयानक मंजर को याद किया जब आर्यन उस सुरक्षा दीवार के दूसरी ओर इसी तरह के दर्द के करीब था। एक पल के लिए वे सिहर उठे। अगर आर्यन का मानसिक स्तर विकसित नहीं हुआ होता, या अगर उसने उस दिन चैम्बर में अपनी रणनीति नहीं बदली होती और रुद्र प्रताप का नियंत्रण पूरी तरह खो जाता, तो शायद आर्यन भी आज बद्रीनारायण की तरह अपनी रूह को चीर देने वाले दर्द में तड़प रहा होता और धीरे धीरे खत्म हो जाता। आर्यन! उस युवक के बारे में सोचते ही रुद्र प्रताप की आंखों में एक पल के लिए पागलपन सा छा गया। लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने अपनी मानसिक शक्ति को अचानक वापस खींच लिया। बद्रीनारायण जमीन पर थोड़ा तड़पा और फिर बेसुध हो गया। बद्रीनारायण अभी जिंदा था, लेकिन जब उसे होश आएगा तो वह पाएगा कि उसे अपनी उस मानसिक शक्ति को वापस पाने में, जिस पर उसे इतना घमंड था, एक बहुत लंबा वक्त लगेगा। हालांकि अब यह रुद्र प्रताप की चिंता का विषय नहीं था।
वे बिना किसी भाव के उस कैदखाने से बाहर निकल आए। तभी उन्हें अपनी और किसी की नजरों का एहसास हुआ। रुद्र प्रताप उस पर ध्यान नहीं देना चाहते थे, लेकिन स्टुअर्ड इस वक्त जिस मशीनी शरीर का उपयोग कर रहा था, उसमें लेजर फंक्शन था। जब उसे नियंत्रित करने वाला एआई बहुत उत्तेजित होता था, तो उसकी नजरों में एक तरह की गर्माहट महसूस होती थी। रुद्र प्रताप ने शांति से अपना सिर घुमाया और स्टुअर्ड की चमकती इलेक्ट्रॉनिक आंखों से उनकी नजरें मिली। स्टुअर्ड के उस नकली सिलिकॉन चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रुद्र प्रताप उसे चुप रहने के लिए कहना चाहते थे, लेकिन स्टुअर्ड पहले ही बोल पड़ा। ही, क्या छोटे मालिक आर्यन को इस बारे में पता है? रुद्र प्रताप खामोश रहे। वे जानते थे कि स्टुअर्ड किस ओर इशारा कर रहा है, पर वे जवाब नहीं देना चाहते थे। वे आर्यन के लिए अपनी भावनाओं को लेकर बिल्कुल साफ थे। वे उसे चाहते थे, उस पर तरस खाते थे और उससे जुड़ने की गहरी इच्छा रखते थे। लेकिन वे यह भी जानते थे कि उनके इस प्यार के सामने आर्यन शायद सिर्फ शर्मिंदगी या हिचकिचाहट महसूस करेगा, और वे ऐसा नहीं चाहते थे। उन्हें एक बहुत ही सावधान और विस्तृत योजना की जरूरत थी, ताकि आर्यन हर हाल में उन्हें स्वीकार कर सके। हालांकि युद्ध की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने वाला यह शक्तिशाली आदमी प्यार की जंग में खुद को बहुत अनाड़ी महसूस कर रहा था। रुद्र प्रताप ने अपना हाथ उठाया और धीरे से अपने सीने पर रखा, जैसे कि अभी सिर्फ उस व्यक्ति का नाम लेने भर से उनके दिल की धड़कन एक बार फिर बेकाबू होने लगी थी। एक अनकही शुरुआत। रुद्र प्रताप ने दुनिया के सामने तो अपने प्यार का इकरार कर लिया, लेकिन आर्यन के सामने वे अब भी एक नर्वस प्रेमी की तरह हैं। साजिश करने वाले को सजा मिल चुकी है, पर अब असली चुनौती आर्यन का दिल जीतने की है। अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार रुद्र प्रताप लू तैपन को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। स्नेक लॉर्ड की इस खामोशी ने स्टुअर्ड को और भी उत्साहित कर दिया। ओह, तो यह एक तरफा प्यार है। उसने अपनी आवाज को थोड़ा खींचते हुए और हाथ मलते हुए कहा। अरे, आपको इतना गंभीर चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है। मैं बिना तैयारी के नहीं आया हूँ। सच तो यह है कि मुझे नहीं लगता कि छोटे मालिक आर्यन के मन में आपके लिए कोई भावना नहीं है। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि आपने उस अपराधी के सामने कितनी सफाई से अपनी भावनाओं का इकरार किया। रुद्र प्रताप, असल में आपको इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। भले ही आपके और आर्यन के बीच उम्र का थोड़ा फासला है, लेकिन वह आपको नापसंद नहीं करेगा। एआई की इन बातों से रुद्र प्रताप का चेहरा धीरे धीरे और भी गंभीर, उदास होता गया। हालांकि स्टुअर्ड मजे से उनके पीछे चलता रहा और उकसाता रहा। तो आप आर्यन से इस बारे में कब बात करने वाले हैं? देखिए, शादी की तैयारियों में भी काफी समय लगता है। रुद्र प्रताप के कदम वहीं ठिठक गए। भविष्य की योजना। रुद्र प्रताप भले ही खामोश हैं, लेकिन स्टुअर्ड ने तो शादी तक की बातें शुरू कर दी हैं। एक तरफ दिल की घबराहट है और दूसरी तरफ स्नेक डेन की जिम्मेदारियां। हमारी शुरुआती जांच के अनुसार बद्रीनारायण बाईनियन को लेकर कई संदेहास्पद बातें सामने आई हैं। हमने पिछले कुछ सालों के उसके आने जाने के रिकॉर्ड और उसकी लोकेशन की जांच की, जिनमें से कुछ काफी संदिग्ध हैं। हालांकि बद्रीनारायण ने अपनी रिपोर्ट में पहले ही यह लिख दिया था कि आपके मानसिक इलाज के लिए सही दवा खोजने के चक्कर में उसे ब्लैक मार्केट के कुछ ड्रग डीलरों से संपर्क करना पड़ा था, जिनमें से कुछ का संबंध ब्लूटूथ मिशन से था। कुछ दिनों बाद रुद्र प्रताप लू तैपन अपने बाहरी सरकारी कामों को निपटाकर आखिरकार आराम करने के लिए अपने निवास पर लौट पाए। लेकिन इस सफर के दौरान भी उनके पास खाली समय नहीं था। रास्ते में रोजाना के कुछ काम खत्म करने के बाद स्टुअर्ड ने बद्रीनारायण के मामले में आगे की अपडेट पूछी। बद्रीनारायण का नाम सुनते ही रुद्र प्रताप की भवें तन गईं। साफ है कि तुमने बद्रीनारायण पर शक किया था, फिर भी उसे मेरे मेडिकल ऑफिसर के रूप में स्नेक डेन में रहने दिया। क्या यह इसलिए था क्योंकि उसने मेरा इलाज ढूंढने का दावा किया था, या उसकी अंधभक्ति ने तुम्हारी सतर्कता को सुला दिया था? रुद्र प्रताप ने स्टुअर्ड की ओर ठंडी नजरों से देखा। हालांकि उनका लहजा शांत था, लेकिन शब्दों की कड़वाहट ऐसी थी कि स्टुअर्ड का डेटा एक पल के लिए अटक गया। यह मेरी लापरवाही है, स्टुअर्ड ने रूखेपन से कहा।
इस मामले के लिए जिम्मेदार जांच अधिकारियों ने पहले ही अपनी गलती मान ली है। उस समय उन्हें लगा था कि बद्रीनारायण यह सब आपकी जान बचाने के लिए कर रहा है। आपकी हालत वाकई बहुत खराब थी और बद्रीनारायण के व्यवहार से ऐसा लगता था कि केवल वही आपको बचा सकता है। इसलिए निगरानी करने वाले वाइपर्स ने उसकी मर्यादा लांघने वाली हरकतों को नजरअंदाज किया। नजरअंदाज। रुद्र प्रताप ने ठंडी आह भरी। हालांकि स्टुअर्ट अब भी एक गंभीर चेहरा बनाए हुए था, मानो वह बिना किसी भावना वाली रिपोर्टिंग मशीन हो। उसने अपनी रिपोर्ट जारी रखी। इस लापरवाही में शामिल सभी निगरानी टीमों को अब के 199 गैलेक्सी में भेज दिया गया है, जहां वे रास्ते में फैली अंतरिक्ष के कीड़ों की गंदगी साफ करेंगे। यह सुनकर रुद्र प्रताप ने अपनी नजरें हटा लीं। उन्होंने अपने टर्मिनल को स्कैन किया। बद्रीनारायण को इस समय अर्थ अलायंस के बाहर एक सुदूर गैलेक्सी में भेजा जा चुका था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उस पर जांच खत्म हो गई थी। असल में सब कुछ अभी शुरू ही हुआ था। जांच रिपोर्ट के अनुसार बद्रीनारायण वाकई में कुछ ब्लैक मार्केट व्यापारियों और अवैध जैविक प्रयोगशालाओं इलीगल बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट इंस्टीट्यूशंस के संपर्क में था। ऐसा लगता था कि बद्रीनारायण का दावा सही था कि वह रुद्र प्रताप की बिगड़ती मानसिक स्थिति को सुधारना चाहता था, लेकिन रुद्र प्रताप ने ढेर सारी जानकारी के बीच कुछ साधारण सी दिखने वाली कॉन्टैक्ट रिपोर्ट्स को पकड़ लिया। इनकी गहराई से जांच करो, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन उनकी आंखों में साफ झलक रहा था कि वे कुछ बड़ा ताड़ चुके हैं। ये बेकसूर दिखने वाले दलाल, इंटरस्टेलर ब्रोकर्स, गुपचुप तरीके से कुछ खास लोगों से जुड़े हुए लग रहे थे। अंदरूनी हिस्से, इनर कोर्टयार्ड की भी दोबारा जांच करो, मुखिया ने आदेश दिया। चाहे कुछ भी हो, आर्यन के आने से पहले रुद्र प्रताप ने खुद को संभालने की कितनी भी कोशिश की हो, उनकी शारीरिक स्थिति वाकई बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई थी। शायद इसीलिए स्नेक डेन के आसपास मंडराने वाले लालची शिकारियों को खून की गंध आ गई थी, और वे इस बीमार पड़ चुके शक्तिशाली दानव मॉन्स्टर के शरीर से मांस का एक टुकड़ा नोचने के लिए बेताब थे। जो लोग स्नेक डेन में हाथ डालने की हिम्मत करेंगे, उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि एक सांप के दांत कितने जहरीले और ताकतवर होते हैं। यह सोचते ही रुद्र प्रताप के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। गहरी साजिश का खुलासा। जांच से पता चल रहा है कि बद्रीनारायण सिर्फ एक मोहरा था। असली दुश्मन स्नेक डेन के बाहर और शायद अंदर भी छिपे हुए हैं, जो रुद्र प्रताप की कमजोरी का इंतजार कर रहे थे। स्टुअर्ट ने उस वक्त रुद्र प्रताप लू तैपन के चेहरे पर वह मुस्कान देखी। भले ही वह एक मशीनी जीव था, फिर भी उसे अपनी वायरिंग में एक सहरन सी महसूस हुई। स्नेक लॉर्ड, जिसे दुनिया एक राक्षस, एक पागल और एक शैतान मानती थी, वह वाकई खौफनाक था। लेकिन तभी रुद्र प्रताप अचानक रुके और मुड़कर एक तरफ देखने लगे। उनके ऑफिस से घर जाने का रास्ता मेका मच ट्रेनिंग ग्राउंड के पास से गुजरता था। खुले दरवाजे के पार ट्रेनिंग ग्राउंड में भारी हलचल थी और वहां एक दुबली तली आकृति सबकी नजरों को अपनी ओर खींच रही थी। वह युवा बीटा आर्यन हाथ में एक रिकॉर्डर थामे हुए था और उसे वाइपर सैनिकों की एक भीड़ ने घेर रखा था। मेरी बात सुनिए, इसमें कोई गलती नहीं है, यह मेरा अपना अनुभव है। उन गुंडों से निपटने का यह सबसे आसान तरीका है। आपको बस पहले हमले को रोकने के लिए मेका की ढाल शील्ड का इस्तेमाल करना है, और फिर तुरंत बाद, जब दुश्मन का हथियार ठंडा कूल डाउन हो रहा हो, तब के 11 लेवल की लेजर बीम से उनके हथियार पर निशाना साधना है। उस समय दुश्मन ऊर्जा जमा कर रहा होता है और उसकी ढाल काम नहीं करती। अगर आपका निशाना सही है, तो आप उन बदमाशों के हथियार सिस्टम को उड़ा सकते हैं। रुद्र प्रताप ने एक वाइपर सैनिक की जोश भरी आवाज सुनी। मुखिया ने ठंडी नजरों से उस सैनिक को देखा। वह लंबा, अल्फा, बिना सोचे समझे अपना हाथ आर्यन के कंधे पर टिकाए खड़ा था और बड़ी बेशर्मी से अपना अनुभव साझा कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, दूसरे वाइपर ने उसे धक्का देकर हटा दिया और खुद आर्यन के पास आ गया। वह नया सैनिक हवा में हाथ मारकर बेकार का प्रदर्शन कर रहा था। इतनी मुसीबत क्यों पालनी? तुम कितने बुद्धू हो, हमले रोकने के लिए ढाल का इस्तेमाल करोगे? इससे मेका के डिफेंस को बहुत नुकसान होगा। अगर लड़ाई लंबी खिंच गई, तो बाद में मुश्किल हो जाएगी। जब दुश्मन इकट्ठा हों,
तो सीधे 2 एंटी ग्रेविटी स्नाइपर गोलियां, एंटी ग्रेविटी स्नाइपर बुलेट्स चला दो। उन गुंडों के लिए यही सबसे अच्छा है। अरे, मैं तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारी तरह है? आम नागरिकों के मेगा में सिर्फ 2 ऐसी गोलियां होती हैं और उन्हें चलाने से मेगा की रफ्तार बहुत कम हो जाती है। अगर दुश्मन ने घेर लिया तो समझो मौत पक्की है। तभी वहां शुए यिनहुआन, एक्सुई यिनहुया की आलसी आवाज सुनाई दी। उसने आर्यन के पास खड़े व्यक्ति को धक्का देकर हटाया और बड़े प्यार से आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर उसके रिकॉर्डर में कुछ सुधार करने लगा। क्या तुम बेवकूफों ने सुना नहीं कि आर्यन एक्साइओ लायांग ने पहले क्या कहा था? यह 48वें जिले के आम नागरिकों के लिए इमरजेंसी मैनुअल है। तुम लोग जो सलाह दे रहे हो वह बकवास है। आर्यन, इनकी बातों पर ध्यान मत दो, मेरी सुनो। रुद्र प्रताप ने देखा कि आर्यन बिल्कुल बेखबर था और वह शुए यिनहुआन को अपने और करीब आने दे रहा था। यह देखकर रुद्र प्रताप की आंखें बर्फीली हो गईं। आम तौर पर हम समुद्री लुटेरों, स्टार पायरेट्स जैसे लोगों के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करते। लेकिन जैसा कि तुमने कहा, 48वां जिला सीमा रक्षकों, बॉर्डर गार्ड्स की सुरक्षा में नहीं आता, तो वहां अगर अक्सर लूटपाट होती है तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि उनसे सीधा मुकाबला न किया जाए। आम नागरिकों के मेगा की शक्ति बहुत कम होती है और वे जल्दी टूट जाते हैं। दूर से लड़ना ठीक है, लेकिन अगर बात आमने सामने की आ गई तो हारने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। आर्यन पूरी तरह शुए यिनहुआन के सुझावों को लिखने में डूबा हुआ था। उसके रिकॉर्डर का कर्सर बिजली की रफ्तार से चल रहा था। दरअसल वह ट्रेनिंग ग्राउंड में सिर्फ शुए यिनहुआन से कुछ छोटी मोटी जरूरी बातें पूछने आया था। बढ़ती हुई जलन। रुद्र प्रताप को गद्दारों से निपटना आता है, लेकिन जब बात आर्यन की हो तो वे अपने ही खास सैनिकों से जलन महसूस करने लगे हैं। आर्यन की मासूमियत और उसका सैनिकों के साथ घुलना मिलना स्नेक लॉर्ड को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। दूसरे नक्षत्रों, स्टेलर डिस्ट्रिक्ट्स के विपरीत, जहां सुरक्षा की कई परतें होती थी, 48वां जिला सबसे गरीब होने के कारण स्टार पायरेट्स, अंतरिक्ष के लुटेरों द्वारा सबसे अधिक लूटा जाता था। आर्यन आर्यन के मन में बस एक धुंधला सा विचार था। वह अपनी पाठ्य पुस्तकों में कुछ ऐसी योजनाएं जोड़ना चाहता था जो उन युवाओं के काम आ सके जो लुटेरों से लड़ने के लिए सिर्फ अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति पर निर्भर रहते हैं। अगर उन्हें स्नेक डेन जैसी जगह से कुछ अनुभव मिल जाए तो 48वें जिले के बच्चों की मृत्यु दर को थोड़ा कम किया जा सकता है ना? इसलिए स्टुअर्ड स्टुअर्ड से यह पुष्टि करने के बाद कि उस दिन कोई अनिवार्य ट्रेनिंग नहीं है, आर्यन ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंच गया। वह शुए यिनहुआन, एक्सुई यिनहुया से उन आपातकालीन योजनाओं पर चर्चा करना चाहता था जो आम नागरिक लुटेरों के हमलों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। उसने कभी नहीं सोचा था कि जब वह शुए यिनहुआन के साथ चर्चा में डूबा होगा तो सिर उठाने पर उसे चारों ओर वाइपर सैनिकों की भीड़ मिलेगी। वे योद्धा जो आमतौर पर बहुत सख्त और गंभीर दिखते थे, अब उस उत्साह को दिखा रहे थे जिसकी आर्यन को उम्मीद भी नहीं थी। जब उन्हें पता चला कि आर्यन 48वें जिले के गरीबों के लिए योजना बना रहा है तो वे और भी सक्रिय हो गए। एकमात्र समस्या यह थी कि बात करते करते वाइपर आपस में ही भिड़ने लगे थे। कुछ लोगों ने तो मौके पर ही अपने कोट उतार दिए और चिल्लाते हुए सीधे मेका मचा की लड़ाई पर उतर आए ताकि यह साबित कर सके कि उनकी सलाह सही है। कृपया कृपया ऐसा मत कीजिए। आर्यन बिना किसी कारण के आपस में लड़ते हुए वाइपरों को देखकर सन्न रह गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। अरे, इतना परेशान मत हो, बस इन बेवकूफों को लड़ते हुए देखो। जो जीतेगा उसका तरीका सबसे अच्छा होगा, है ना? सिंपल और साख। वैसे मुझे अभी भी लगता है कि तुम्हें मेरी ही योजना माननी चाहिए। शुए यिनहुआन ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आर्यन के कंधे पर डाल दिया। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, उसकी आवाज अचानक गायब हो गई। शुए भैया, क्या बात है? आर्यन जैसे ही पूछने वाला था, उसे एहसास हुआ कि सिर्फ शुए यिनहुआन ही खामोश नहीं हुआ था। उसके सामने जो गुस्सैल अल्फा योद्धा एक दूसरे को धक्का दे रहे थे और लड़ रहे थे, वे भी ऐसे चुप हो गए जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। वे हिलने की हिम्मत तक नहीं कर रहे थे। वे आर्यन की दिशा में बड़े खौफ से देख रहे थे। आर्यन को भी कुछ महसूस हुआ और उसने पीछे मुड़कर देखा।
वहां उसने एक लंबी कदकाठी वाले शख्स को अपनी ओर कदम दर कदम बढ़ते देखा। वे रुद्र प्रताप, लू तैपन थे। स्नेक डेन के मुखिया अभी अभी अपने सरकारी काम निपटाकर आए थे। उन्होंने औपचारिक वर्दी पहनी थी, एक लंबी काली मिलिट्री यूनिफॉर्म जिसके साथ चमड़े की बेल्ट कसी हुई थी। उनकी वर्दी का ऊपरी बटन तो लगा था, लेकिन बाकी चीजें थोड़ी बेपरवाह अंदाज में थी। उनकी मिलिट्री टोपी थोड़ी तिरछी थी और उनके लंबे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। चेहरे पर मास्क न होने के कारण उनकी शक्ल बेहद सख्त और अभिमानी लग रही थी। साथ ही वे इतने हैंडसम लग रहे थे कि उन्हें देखकर किसी की भी सांसें थम सकती थी। बेशक आखिरी बात शायद सिर्फ आर्यन ही सोच रहा था। मुखिया, मुखिया जी। आर्यन की जबान जैसे लड़खड़ा गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वे यहाँ आ जाएंगे। अचानक सन्नाटा। मुखिया जी की उपस्थिति ने पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड को बर्फ की तरह जमा दिया है। शुए यिनहुआन, जो आर्यन के कंधे पर हाथ रखे खड़ा था, अब सबसे बड़े खतरे में है। उस दिन स्पिरिचुअल कंडीशनिंग चैम्बर से बाहर निकलने के बाद यह पहली बार था जब आर्यन का सामना रुद्र प्रताप, लू तैपन से हो रहा था। पिछले कुछ दिनों से वह हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि मुखिया जी के सामने न आए। इसकी कोई खास वजह नहीं थी, बस उन्हें देखते ही आर्यन को उन गुनाहों की याद आ जाती थी जो उसने उस बंद कमरे में रुद्र प्रताप के साथ किए थे। और उसके ऊपर रुद्र प्रताप का उसे दिया गया जवाब, तुम मुझे अभी भी कह सकते हो। उस आदमी की वह भारी और गंभीर आवाज आज भी आर्यन के कानों में गूंज रही थी। और चाहे कुछ भी हो जाए, जब भी वह उस पल के बारे में सोचता, उसके शरीर का सारा खून जैसे चेहरे पर दौड़ पड़ता था। आर्यन के मुंह से खुद के लिए मुखिया जी शब्द सुनकर रुद्र प्रताप की भवें थोड़ी तन गईं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्होंने वहां मौजूद तमाम वाइपर सैनिकों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और कुछ ही कदमों में आर्यन के बिल्कुल करीब आ गए। क्या मैं देख सकता हूं? उन्होंने आर्यन के हाथ में मौजूद रिकॉर्डर की ओर देखकर पूछा। आर्यन की सहमति मिलने के बाद उन्होंने बड़ी शालीनता से उस दोपहर के सारे रिकॉर्ड देखने शुरू किए। रुद्र प्रताप ने उन रिकॉर्ड्स में अलग अलग वाइपर सैनिकों की आईडीज देखी और हर आईडी के नीचे लुटेरों से निपटने के तरीके और मेका चलाने की बारीकियां लिखी थी। रुद्र प्रताप ने बिना कोई भाव बदले रिकॉर्ड्स को बिल्कुल ऊपर तक स्क्रॉल किया और अंत में बड़ी मुश्किल से अपना नाम ढूंढ पाए। हालांकि उनके नाम के आगे जो जानकारी थी, वह सिर्फ कुछ बेहद साधारण बातें थी। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि उस दिन ट्रेनिंग पूरी ही नहीं हो पाई थी और बीच में ही रुद्र प्रताप की आंखें थोड़ी गहरी हो गईं और फिर उन्होंने बिना किसी हावभाव के रिकॉर्डर आर्यन को वापस कर दिया। ये रिकॉर्ड्स बहुत विस्तार में लिखे गए हैं, रुद्र प्रताप ने शांति से कहा, लेकिन मेरे पास इससे बेहतर योजना है। बोलते हुए उन्होंने धीरे से अपना हाथ हवा में उठाया। तभी ट्रेनिंग ग्राउंड के गहरे हिस्से का दरवाजा झटके से खुला और बिल्कुल काले रंग का मोहरगा मेका किसी राक्षसी देवता की तरह बिजली की रफ्तार से ट्रेनिंग ग्राउंड के बिल्कुल बीचों बीच उतरा। धुआं और धूल शांत हुई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सबने स्नेक डेन के मुखिया के मुंह से निकले आखिरी शब्द सुने। मैं तुम्हें इसका असली इस्तेमाल करके दिखा सकता हूं, क्या यह ठीक रहेगा? सारे वाइपर सैनिक एक बार फिर खामोश हो गए। काफी देर बाद एक सैनिक ने धीरे से खांसते हुए फुसफुसाया, जैसा कि बॉस से उम्मीद थी, मैदान जंग। रुद्र प्रताप ने अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए अपना सबसे शक्तिशाली मेका मोहरागा मैदान में उतार दिया है। वे आर्यन को सिर्फ कागजी बातें नहीं, बल्कि खुद दुनिया का सबसे बेहतरीन मुकाबला दिखाना चाहते हैं। ग्रुप चैट में किसी ने एक मैसेज भेजा, यह देखते हुए कि मुखिया जी पहले भी एक बार चैट में आ चुके थे। उस वाइपर का लहजा काफी नपातुला और इशारों वाला था। अगर मेरे पास बॉस की आधी भी काबिलियत होती, तो अब तक मेरा भी कोई पार्टनर होता। कोई अपनी जांग पीट रहा था। बॉस सच में कमाल है। मुझे उम्मीद है कि जब उनके पास हमें पीटने का समय होगा, तब वे हमें एक दो बातें सिखा भी पाएंगे। सच में मुझे लगता है कि आम लोग इस तरीके को अपना भी नहीं सकते। रुद्र प्रताप, लू तैपन बस लगातार बजती हुई ग्रुप चैट को देखते रहे। उनके होठों के कोने थोड़े से हिले,
लेकिन उन्होंने चैनल में कोई मैसेज नहीं भेजा। यह महोरागा है। क्या आपके लिए यह बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है? महोरागा को सामने देखकर आर्यन भी दंग रह गया था और उसके पीछे पीछे एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। पिछले कुछ समय की पढ़ाई के बाद उसे महोरागा की अहमियत अच्छी तरह पता थी। खासकर महोरागा के आने के बाद आर्यन ने महसूस किया कि उसके पीछे खड़े वाइपर सैनिक अचानक चुप हो गए हैं और भीड़ में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया है। इससे आर्यन को सहज रूप से लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। रुद्र प्रताप ने अपने उन अधीनस्थों पर एक ठंडी नजर डाली जो अजीब से चेहरे बना रहे थे और फिर आर्यन से शांति से बोले, नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तुम मेका के बारे में ज्यादा नहीं जानते, इसलिए दूसरे चाहे कुछ भी कहें, बेहतर यही है कि मैं खुद तुम्हें इसका अभ्यास ड्रिल करके दिखाऊं। लेकिन महोरागा तो आपका अपना नेटल मेका है, आर्यन ने रूखे गले से कहा। उसका दिल न जाने क्यों तेज धड़क रहा था। उसका चेहरा भी गर्म हो रहा था और रुद्र प्रताप की कुछ दिन पहले कही बातें बिना वजह उसके दिमाग में गूंज रही थी। रुद्र प्रताप कुछ बुदबुदाए अपने शब्दों को तोल रहे थे, लेकिन उन्होंने तुरंत आर्यन को कोई जवाब नहीं दिया। ठीक इसी वजह से एक नए वाइपर सैनिक को बोलने का मौका मिल गया। वह गेहुआ रंग का एक युवक था जो काफी हंसमुख दिख रहा था और उसकी आवाज बहुत दमदार थी। छोटे मालिक आर्यन, बात ऐसी है, हमारे बॉस को फिक्र है कि आप मेका चलाने में माहिर नहीं हैं, इसीलिए वे खुद आपको सिखाना चाहते हैं। जब मैं पहली बार टीम में आया था तब मेरे कप्तान ने भी मुझे सिखाने के लिए अपने मेका का इस्तेमाल किया था। यह सुनकर आर्यन थोड़ा हैरान रह गया। ओह, तो ऐसी बात है, उसने कहा। जहां एक तरफ उसके दिल को राहत मिली, वहीं आर्यन को एक पल के लिए हल्की सी निराशा भी महसूस हुई। अपनी उलझी हुई भावनाओं के कारण उसने इस बात पर गौर नहीं किया कि उस सैनिक के बोलने के बाद बाकी सब उसे कितनी गुस्से वाली नजरों से देख रहे थे। भीड़ के बीच युवा कप्तान का चेहरा लाल हो गया और उसे अपनी ही थूक से फंदा लग गया। दूसरी ओर शुए यिनहुआन, एक्सुई यिनहुया, सब कुछ बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने पाया कि जब रुद्र प्रताप आर्यन को ट्रैक की ओर ले जा रहे थे तो वे बहुत ही साफ और स्पष्ट दिख रहे थे, जैसे उनके मन में कोई हलचल न हो। यह देख उसे भी जोश आ गया और वह एक कदम आगे बढ़ाया। बॉस, जब आप आर्यन को मेगा सिखाने ले जा ही रहे हैं तो मुझे भी साथ ले चलिए। मैं भी देखना चाहता हूँ कि महोरागा का आर्मर कितनी तेजी से रफ्तार पकड़ता है। मेगा की सवारी। शुए यिनहुआन ने बीच में कूदकर माहौल को और भी मजेदार या तनावपूर्ण बना दिया है। रुद्र प्रताप चाहते थे कि वे और आर्यन अकेले हों, लेकिन अब कबाब में हड्डी बनने के लिए शुए तैयार है। उसने बस एक झलक देखी और उसी के साथ आगे बढ़ गया। इससे पहले कि शुए यिनहुआन, एक्सुई यिनहुया, अपनी बात पूरी कर पाता, रुद्र प्रताप, लू तैपन, ने शांति से कहा, शुए यिनहुआन, मुझे लगता है कि तुम्हारा मिशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मिशन? शुए यिनहुआन उलझन में पड़ गया। मेरा मिशन तो पहले ही पूरा हो चुका है। यह कहते हुए शुए ने अपना मिशन टर्मिनल चालू किया ताकि वह अपनी बात साबित कर सके। लेकिन जैसे ही वर्चुअल स्क्रीन सामने आई, उस युवा वाइपर की आंखें फटी की फटी रह गई। मिशन की जो सूची पहले खाली थी वह अब ऊपर तक भरी हुई थी। उनमें से कुछ तो हथियारों की तस्करी की जांच के लिए स्ट्रिप क्लब में अंडरकवर जाना जैसे भयानक काम थे, जिन्हें कोई पसंद नहीं करता था और जो सिर्फ लॉटरी निकालकर तय किए जाते थे। शुए यिनहुआन जैसे वहीं फटने वाला था। यह कैसे हो सकता है, वह अविश्वास में खुद से बुदबुदाया। लेकिन इस समय जब सबने शुए यिनहुआन की हालत देखी तो ऐसा लगा जैसे सबको कोई गुप्त आदेश मिल गया हो। खैर, मुझे अचानक याद आया कि मेरा भी एक काम अधूरा है। हाँ, मुझे भी जाना है। मैंने आज अपने पैर नहीं धोए हैं, मुझे जाना होगा। सारे वाइपर सैनिक पक्षियों की तरह उड़ गए और वहां से रफूचक्कर हो गए। सिर्फ शुए यिनहुआन की आंखों में आंसू थे। वह घबराहट में अपने हाथ हिला रहा था और स्टुअर्ड से पूछने की कोशिश कर रहा था कि उसकी लिस्ट में ये अजीब काम कहां से आए। अंत में ब्लैक मैम्बा ने एक ठंडी आह भरी, शुए का हाथ पकड़ा और उस मासूम और कमजोर वाइपर को खींचकर वहां से ले गया। पल भर में उस मेका ट्रेनिंग ग्राउंड में सिर्फ रुद्र प्रताप और आर्यन
ही बचे थे। महोरागा थोड़ी दूर पर शांति से खड़ा था। वह भले ही एक निर्जीव मशीन थी, पर न जाने क्यों आर्यन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह मेका भी किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। रुद्र प्रताप पहले ही कूदकर मेका पर चढ़ चुके थे। वे मुड़े और उन्होंने आर्यन की ओर हाथ बढ़ाया। आओ, उन्होंने कहा। सच तो यह था कि आर्यन खुद भी मेका का गेट खोलकर अंदर जा सकता था। यह साफ था, फिर भी आर्यन खुद को रोक नहीं पाया और उसने अपना हाथ रुद्र प्रताप की हथेली पर रख दिया। उसका शरीर हल्का हुआ और अगले ही पल रुद्र प्रताप ने उसे खींचकर महोरागा के अंदर ले लिया। वही जाना पहचाना धुंधला नजारा सामने था। आर्यन को लगा था कि यहाँ जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से वह घबरा जाएगा, पर हकीकत में जब वह वहां खड़ा हुआ तो उसे सिर्फ एक ही बात की चिंता सता रही थी। मुखिया जी, क्या मैं बस किनारे खड़ा होकर देख सकता हूँ? मेरा मतलब है, चूंकि आप मुझे यह चलाकर दिखाने वाले हैं, तो बेहतर होगा कि आपकी सीट पर कोई और न बैठे। करीब आने का मौका। रुद्र प्रताप ने बड़ी चालाकी से सबको वहां से हटा दिया है ताकि वे आर्यन के साथ अकेले रह सकें। आर्यन अब भी हिचकिचा रहा है, लेकिन स्नेक लॉर्ड उसे अपने और करीब लाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। इंस्ट्रूमेंट प्लेटफॉर्म के सामने का नजारा देखकर आर्यन की बातें अचानक रुक गईं। रुद्र प्रताप, लू तैपन, ड्राइवर की सीट पर मजबूती से बैठे थे। उन्होंने अपना सिर घुमाया और आर्यन को गहराई से देखा। धुंधली रोशनी में उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हुए थे कि तुम मुझे मिस्टर सी कहोगे? उन्होंने कहा। फिर उन्होंने अपना हाथ उठाया और अपनी मुख्य ड्राइवर सीट के बगल वाली सीट को थपथपाया। और अब सीट की चिंता मत करो। वह एक कोपायलट सीट थी। इतने लंबे समय के बाद आखिरकार उस महान मेका में फिर से दो लोगों के बैठने की व्यवस्था कर दी गई थी। आर्यन हैरानी से अपने सामने वाली सीट को देखता रहा। वह पूरी तरह सुन्न था। स्टुअर्ड ने उसे महोरागा के गौरवशाली इतिहास के बारे में विस्तार से पढ़ाया था, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि स्नेक लॉर्ड अपने निजी मेका में उसके लिए कोपायलट सीट जोड़ देंगे। क्या यह मेरे लिए किया गया बदलाव है? आर्यन ने पूछा। उसकी आवाज सूखी और तनावपूर्ण थी। शायद वह आर्यन की प्रतिक्रिया से थोड़ा हैरान थे, इसलिए रुद्र प्रताप ने जल्दी से अपने चेहरे के भाव संभाल लिए। यह मूल रूप से दो लोगों का ही मेका है, इसलिए एक सीट जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, उन्होंने सहज भाव से समझाया। अंत में उन्होंने और जोड़ते हुए कहा, और मैंने पहले वादा किया था कि मैं तुम्हें मेका के बारे में सब कुछ सिखाऊंगा। दूसरी सीट होने से यह काम बहुत आसान हो जाएगा। आर्यन किसी सपने की तरह अनाड़ी कदमों से आगे बढ़ा और रुद्र प्रताप के साथ कंसोल के सामने बैठ गया। फिर उनके मार्गदर्शन में वह उस महान मशीन को उनके साथ चलाने लगा। उसका दिल तेज धड़क रहा था और इस बड़ी हैरानी के कारण उसे हल्का चक्कर सा महसूस हो रहा था। वह युवा बीटा बस खुद को बार बार चेतावनी दे रहा था, शायद जैसा कि उस सैनिक ने कहा था, रुद्र प्रताप ने यह सब केवल उसे मेका सिखाने के लिए किया है। शायद स्नेक डेन में यह एक सामान्य बात हो। आखिर वह किसी और से बेहतर जानता था कि मुखिया के ठंडे बर्ताव के पीछे एक बहुत ही कोमल और खूबसूरत दिल छिपा है। शायद क्या आप दूसरों के साथ भी इतने ही अच्छे हैं? जब आर्यन को होश आया तो उसे एहसास हुआ कि यह वाक्य उसके अपने मुंह से निकला था। वह पूरी तरह जम गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अपने दिल की सबसे गहरी बात सीधे कैसे पूछ ली। रुद्र प्रताप उस समय मेका के साथ मानसिक रूप से मेंटली सिंक्रोनाइज रहे थे, और आर्यन का सवाल सुनते ही उनके मुंह से अचानक निकल गया, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। उस समय वे सोच विचार करने की स्थिति में नहीं थे। दिल की बात। रुद्र प्रताप के इस सीधे जवाब ने माहौल को पूरी तरह बदल दिया है। आर्यन जो अब तक इसे सिर्फ एक टीचर स्टूडेंट वाली बात समझ रहा था, अब वह भी समझ जाएगा कि मुखिया के दिल में उसके लिए कुछ खास है। तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। वे इस समय सोच विचार करने की स्थिति में नहीं थे। नहीं वे शब्दों और वाक्यों को तौल पा रहे थे। उनके पास केवल सबसे स्वाभाविक और दिल से निकला जवाब बचा था, यहाँ सिर्फ तुम हो। धड़कनों का शोर। रुद्र प्रताप के इन शब्दों ने जैसे समय को वहीं रोक दिया।
मोरागा के अंदर की वह धुंधली रोशनी और भी गहरी लगने लगी। आर्यन के लिए अब खुद को यह समझाना नामुमकिन था कि यह सब केवल ट्रेनिंग का हिस्सा है। मुखिया जी ने साफ कर दिया था कि उनके जीवन और उनके इस खास मेका में आर्यन की जगह कितनी विशेष है। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पूरी अर्थ फेडरेशन में रुद्र प्रताप, लू तैपन से बेहतर मेका मच का विशेषज्ञ कोई नहीं था। इस समय स्नेक डेन के मुखिया खुद आर्यन को इसका संचालन करके दिखा रहे थे। आर्यन अच्छी तरह जानता था कि उसे इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए, लेकिन उस दिन वह चाहकर भी एक मेहनती छात्र नहीं बन पा रहा था। रुद्र प्रताप की बातें सुनने के बाद वह मोरागा की कोपायलट सीट पर पत्थर की मूरत की तरह जम गया था। उस युवा बीटा का दिमाग पूरी तरह खाली हो चुका था। उसके सीने में अजीब सी हलचल हो रही थी, जैसे ढेर सारी तितलियां एक साथ पंख फड़फड़ा रही हों। उसका चेहरा बुरी तरह जल रहा था और रुद्र प्रताप के शब्द उसके कानों में किसी खराब हार्डवेयर की तरह बार बार गूंज रहे थे। तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है, यहाँ सिर्फ तुम हो। आर्यन को खुद नहीं पता कि उसने उस दिन की ट्रेनिंग कैसे पूरी की। ट्रेनिंग ग्राउंड से गुप्त आंगन, सीक्रेट कोर्टयार्ड की ओर लौटते समय आर्यन का शरीर हवा में तैरता हुआ महसूस हो रहा था। उसके पैर बादलों पर पड़ रहे थे, जमीन का उसे एहसास ही नहीं था। कभी कभी उसे लगता कि वह अब भी कोई सपना देख रहा है, वरना यह समझाना वाकई मुश्किल था कि स्नेक लॉर्ड जैसा ठंडा इंसान अचानक उसे ऐसी बातें क्यों कहेगा। लेकिन उन जादू भरे शब्दों को कहने के बाद मुखिया जी ऐसे व्यवहार करने लगे जैसे सब कुछ सामान्य हो। इसके बावजूद उनका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा सख्त था और सिखाने के दौरान जरूरी बातों को छोड़कर वे पूरे समय खामोश रहे। हालांकि जब आर्यन ने अनजाने में बगल में बैठे उस आदमी की ओर देखा तो उसने पाया कि खुद को शांत दिखाने वाले उस शख्स के कान के नीचे का हिस्सा ईयरलोब्स इतने लाल थे कि लग रहा था जैसे अभी खून निकल आएगा। आर्यन को बेचैनी होने लगी। उसे धुंधला सा एहसास हो रहा था कि रुद्र प्रताप उससे कुछ और भी कहना चाहते थे, लेकिन ट्रेनिंग खत्म होने तक उस कठोर दिल वाले आदमी ने कुछ नहीं कहा। अभ्यास के अंत में रुद्र प्रताप ने अपनी नजरें झुका ली और खामोशी से उस खोए हुए बीटा को वापस उसके आंगन तक छोड़ने आए। इस दौरान आर्यन कई बार खुद को रोक नहीं पाया। वह लगभग उनसे पूछने ही वाला था कि उन बातों का क्या मतलब था, लेकिन जैसे ही शब्द मुंह तक आते उसके होंठ सिल जाते और वह कुछ पूछ नहीं पाता। अगर भविष्य में तुम्हें कोई भी सवाल पूछना हो तो तुम सीधे मेरे पास आ सकते हो। अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर आर्यन ने उस आदमी की बेहद भारी और दबी हुई आवाज सुनी। शुक्रिया, शुक्रिया मिस्टर सी, आर्यन ने बहुत ही कड़े अंदाज में जवाब दिया। इससे पहले कि वह कुछ और बोल पाता, वह आदमी अचानक मुड़ा और बड़ी तेजी से आंगन से बाहर चला गया, जैसे वह बहुत शर्मिंदा हो। आर्यन का चेहरा भी बदल गया और उसे चक्कर सा आने लगा। एक अनकहा इकरार। रुद्र प्रताप और आर्यन दोनों ही इस समय एक दूसरे के सामने आने से कतरा रहे हैं, लेकिन उनके दिल की धड़कनें सब कुछ बयां कर रही हैं। मुखिया जी का भागना साफ दिखाता है कि वे भी उतने ही नर्वस हैं जितना आर्यन। काफी देर बाद उसने शर्म से लाल होते हुए और सुदबुद खोए हुए दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, आर्यन को अपने घुटनों में कमजोरी महसूस होने लगी। वह दरवाजे के सहारे टिका और धीरे धीरे नीचे फिसलते हुए जमीन पर बैठ गया। आखिर उस बात का क्या मतलब था? क्या वह प्यार का इजहार था? आर्यन ने बार बार इस बारे में सोचा, लेकिन उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो पा रहा था। उसने अपने सीने को अपने हाथों से कसकर दबा लिया। वहां एक हल्का सा मीठा दर्द महसूस हो रहा था। क्या वह घबराया हुआ था, डरा हुआ था, या वह खुश था? उसके सीने में लगातार उमड़ते हुए एहसास इतने उलझे हुए थे कि आर्यन उनमें फर्क भी नहीं कर पा रहा था। अगर वह इजहार था, तो मिस्टर सी को उससे प्यार कब हुआ? नहीं, यह सही नहीं है। सवाल तो यह होना चाहिए कि मिस्टर सी जैसा इंसान उसके जैसे लड़के से प्यार कैसे कर सकता है? या क्या मिस्टर सी सिर्फ इसलिए जिम्मेदारी लेना चाहते हैं क्योंकि उनके बीच कुछ हुआ था? या फिर शायद उन्होंने यह बात सचमुच सिर्फ मेका सिखाने के लिए कही थी? शायद मिस्टर सी को लगा हो कि वह एक बहुत अच्छे छात्र हैं और कुछ नहीं। शायद वे बस उसे अकेले ही पढ़ाना चाहते हों।
आर्यन के दिमाग में एक के बाद एक कई ख्याल आ रहे थे, लेकिन नतीजा वैसा ही था जैसे कोई बिल्ली ऊन के गोले में फंस गई हो। वह जितना सुलझाने की कोशिश करता, उसके विचार उतने ही उलझते जाते और आखिर में उसका पूरा दिमाग सुन्न हो गया। जब वह इन ख्यालों में डूबा हुआ था, तभी आर्यन की नजर अनजाने में शोकेस, डिस्प्ले कैबिनेट के कोने पर पड़ी। वह लड़का तुरंत जम गया। उसके चेहरे पर जो मुस्कान की हल्की सी लकीर थी, जिसका उसे खुद भी एहसास नहीं था, वह गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई उसे याद दिला रहा हो कि फिर से वही गलती मत करना। वहां राहुल राहुल का लौटाया हुआ वह मॉडल रखा था। उस मॉडल के शरीर पर मौजूद अनगिनत दरारों ने पल भर में आर्यन की भावनाओं को ठंडा कर दिया। मैंने तो कसम खाई थी कि मैं फिर कभी इस जाल में नहीं फंसूंगा। आर्यन ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ उस मॉडल से धीरे से कहा। हालांकि आर्यन को यह नहीं पता था कि जहां वह हिचकिचा रहा था और परेशान था, वहीं इस दुनिया में एक और आदमी था जो उसी दर्द से गुजर रहा था। एक खामियों से भरा फैसला। रुद्र प्रताप वहां से गए नहीं थे जैसा कि आर्यन ने सोचा था। इसके विपरीत वे आर्यन के घर के बाहर लेया लेया के फूलों के बीच टहल रहे थे। पुरानी यादों का साया। राहुल के टूटे हुए मॉडल ने आर्यन को फिर से अपनी पुरानी कसम याद दिला दी है। जहां एक तरफ मिस्टर सी का प्यार है, वहीं दूसरी तरफ धोखे का वह डर है जो आर्यन को आगे बढ़ने से रोक रहा है। रुद्र प्रताप लू तैपन का चेहरा बेहद गंभीर था। वे अपने सामने खिले उन साधारण मगर खुशबूदार फूलों को देख रहे थे और उनकी आंखों में खुद के लिए झुंझलाहट भरी थी। यह मेरी योजना के मुताबिक नहीं था, उन्होंने सोचा। रुद्र प्रताप को लगा था कि वे पहले आर्यन आर्यन के मन से सारे शक दूर करेंगे, उसे सुरक्षा का पूरा भरोसा दिलाएंगे और फिर बहुत सोच समझकर शालीनता के साथ उसके सामने अपने प्यार का इजहार करेंगे। लेकिन हकीकत यह थी कि उस पुराने मेका के अंदर बिल्कुल अनाड़ी तरीके से उन्होंने अपने दिल की सारी बात अचानक उगल दी थी। इससे भी बुरा यह था कि अपनी गलती का एहसास होने के बाद वे उसे सुधारने के लिए कुछ सोच भी नहीं पा रहे थे। उनकी हालत किसी क्रैश हुए कंप्यूटर जैसी हो गई थी। अब उनकी प्राथमिकता यह होनी चाहिए थी कि वे अपने ऑफिस जाएं, आज की अपनी इन गलतियों की समीक्षा करें और एआई स्टुअर्ड की मदद से इसे ठीक करने की योजना बनाएं। दिमाग तो सब समझ रहा था, लेकिन उनका शरीर जैसे जम गया था। वे अब भी जिद्दी बच्चों की तरह आर्यन के दरवाजे के बाहर खड़े थे। आर्यन के फेरोमोन्स की गंध बहुत हल्की थी, लेकिन रुद्र प्रताप उसे साफ महसूस कर पा रहे थे। उन्हें उस खुशबू में आर्यन की खुशी महसूस हुई, फिर उसका डर और बेचैनी, और धीरे धीरे उस खुशबू में एक कड़वाहट सी घुलने लगी। रुद्र प्रताप ने एक बार फिर आर्यन का दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खुला तो उनकी नजर आर्यन के घबराए हुए चेहरे पर पड़ी। मुखिया जी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। यह उस बारे में है जो मैंने आज मेका के अंदर कहा था। असल में मेरा मतलब कुछ और नहीं था, मैं बस यह कहना चाहता था कि रुद्र प्रताप बहुत सोच समझकर शब्द चुन रहे थे ताकि अपनी भावनाओं को छिपाने के लिए कोई अच्छा बहाना बना सकें। लेकिन तभी उनकी नजर कमरे के अंदर गई। आर्यन के कंधे के ऊपर से देखते हुए उनकी नजर उस मेज पर पड़े टूटे हुए मॉडल पर पड़ी। वह राहुल की निशानी थी। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक मौका दो। तभी रुद्र प्रताप ने खुद को बहुत ही धीमी और शांत आवाज में आर्यन से एक एक शब्द कहते हुए सुना। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे शादी के इरादे से खुद को परस्यू करने की अनुमति दो। हकीकत में अपनी बात मनवाने के लिए उन्हें थोड़ा नरम और सहज दिखना चाहिए था, लेकिन भारी घबराहट की वजह से उनका चेहरा और भी सख्त और पत्थर जैसा हो गया था। एक साहसी प्रस्ताव। रुद्र प्रताप ने आखिरकार वह कह दिया जिसे वे छिपाना चाह रहे थे। अब कोई बहाना नहीं, कोई घुमा फिराकर बात नहीं, उन्होंने सीधे शादी का प्रस्ताव रख दिया है। वह भी तब जब आर्यन पुरानी यादों की वजह से खुद को समेट रहा था। रिझाने कोर्टशिप के इस समय के दौरान तुम्हारे पास सारे अधिकार होंगे। अगर तुम्हें कभी भी असहज महसूस हो या तुम खुश न हो, तो हम इसे वहीं रोक सकते हैं और मैं अपनी कोशिशें तुरंत बंद कर दूंगा। लेकिन तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं इसकी वजह से कभी कम नहीं होंगी। मैं बस यह कहना चाहता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं।
और मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह इजहार मेका के अंदर हुई बात से भी ज्यादा बिखरा हुआ और अनाड़ी था। अपनी पत्नी को पाने छेस करने के लिए रुद्र प्रताप लू तैपन ने जो सावधानी से योजना बनाई थी, वह एक बार फिर मिट्टी में मिल गई थी। इस बात ने उन्हें खुद पर झुंझलाहट महसूस कराई, लेकिन न जाने क्यों उन्हें अपने इस बर्ताव पर कोई पछतावा नहीं था। शायद इसलिए क्योंकि वे अब एक पल की भी देरी या हिचकिचाहट बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वे बस अपने दिल की सारी बातें आर्यन आर्यन के सामने उंडेल देना चाहते थे। ये शब्द उन अनगिनत कबूतरों की तरह थे जिन्हें बहुत समय तक बंद रखा गया हो। जैसे ही उन्होंने अपने होंठ खोले, वे खुद ब खुद बाहर उड़ गए। आर्यन अपने सामने खड़े उस आदमी को फटी आंखों से देखता रहा। उसने अपने होंठ खोले और काफी देर बाद वह अपनी आवाज ढूंढ पाया। मैं मिस्टर सी, मैं असल में। वह लगभग सहज रूप से मना करना चाहता था, लेकिन जब उसकी नजरें स्नेक लॉर्ड की उन गहरी आंखों से मिली, तो वह अपना जवाब ही भूल गया। ठीक है, आर्यन बहुत दबी हुई आवाज में बोला। जैसे ही यह शब्द उनके कानों में पड़ा, दोनों को अपने भीतर जैसे आतिशबाजी फूटती हुई महसूस हुई। वे शानदार और चमकदार रोशनी गर्म थी, सुनहरी थी और मन को मोह लेने वाली थी। आर्यन एकटक रुद्र प्रताप को देख रहा था। वह बहुत उलझन में था। इस वक्त वह अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। उसने देखा कि उस आदमी के होठों के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़े और उसके चेहरे पर एक ऐसी साफगोई और मासूमियत आई जो आर्यन ने पहले कभी नहीं देखी थी। यहाँ तक कि उनके चेहरे पर बच्चों जैसी एक चमकती मुस्कान आ गई। तुमने ठीक है कहा, उस आदमी ने बड़ी गंभीरता से दोहराया। तो अब से मैं तुम्हें रिझाना, परस्यू करना शुरू करूंगा। जब वे आज रात दूसरी बार आर्यन के घर से निकले, तब तक रुद्र प्रताप ने अपना आत्मनियंत्रण वापस पा लिया था। उस लंबे कद के आदमी ने बड़ी शालीनता से आर्यन को शुभ रात्रि कहा, फिर मुड़कर बगीचे से बाहर जाने लगे। आर्यन से उसे रिझाने की अनुमति मिलने के बाद वह शांत और आत्मविश्वासी आदमी जैसे दुनिया में वापस लौट आया था। बस अगर वे बगीचे के दरवाजे की चौखट पर गलती से ठोकर खाकर न लड़खड़ाए होते। मिस्टर सी, एक नई शुरुआत। रुद्र प्रताप की वह छोटी सी ठोकर बता रही है कि वे अंदर से कितने उत्साहित और नर्वस हैं। अब आर्यन और रुद्र प्रताप के बीच का रिश्ता एक नया मोड़ ले चुका है। यह सब देखकर आर्यन आर्यन घबराहट में चिल्ला पड़ा। लेकिन उस आदमी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस अपना हाथ ऊपर उठाकर हवा में लहरा दिया। मैं ठीक हूँ, रुद्र प्रताप, लू तैपन ने कहा। शुभ रात्रि। जब रुद्र प्रताप की आकृति अंततः रात के अंधेरे में ओझल हो गई, तब तक आर्यन को पता ही नहीं चला कि वह कितनी देर से दरवाजे पर खड़ा था। वह सुदबुद खोकर बगीचे की ओर देखता रहा और काफी समय बाद उसे होश आया। शुभ रात्रि, मिस्टर सी, उसने बगीचे के छोर की ओर देखते हुए धीरे से कहा। फिर किसी कठपुतली की तरह वह बेजान कदमों से दरवाजा बंद करके सोफे पर लौट आया। राहुल राहुल का लौटाया हुआ वह मॉडल अभी भी मेज पर था, लेकिन अब आर्यन का मन उस पर बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसने अपने घुटनों को अपनी बाहों में समेटा और जाते हुए उस आदमी की पीठ को याद करने लगा। काफी देर तक सोफे पर बैठा वह लड़का अपने चेहरे को हाथों से छिपाए रहा और उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे वह रोक नहीं पा रहा था। उस रात आर्यन ने पूरी रात बहुत अजीब सपने देखे। सपने में वह एक दुबलापतला आवारा बिल्ली का बच्चा बन गया था, जो एक भयानक तूफान में फंसकर जमीन पर कई बार लुढ़क रहा था। वह भूखा था, उसे ठंड लग रही थी, उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था और कीचड़ व बारिश से लथपथ था। वह लगभग हार मान चुका था। हताशा में वह घबराकर एक अंधेरे और डरावने महल के अंदर घुस गया। उसने अजीब कपड़े पहने इंसानों को बातें करते सुना कि उस महल में पूरी दुनिया का सबसे खौफनाक शैतान राजा रहता है। यह सुनकर वह छोटा बिल्ली का बच्चा डर गया, लेकिन उसे ठंड और भूख बहुत ज्यादा लग रही थी। महल के अंदर उसने एक ऊंची डाइनिंग टेबल पर एक चमकता हुआ और खुशबूदार रोस्ट चिकन देखा। वह खुद पर काबू नहीं रख पाया और मेज पर कूदकर उसे खाने लगा। तभी अचानक उसे अंधेरे साये में दो हल्की हरी रोशनी चमकती हुई दिखी। एक बेहद विशाल सांप, जिसने लगभग पूरे हॉल को घेर रखा था, रेंगते हुए आया और उसने पूरी डाइनिंग टेबल को लपेट लिया। नन्हे
उसने एक भारी और दबी हुई फुसफुसाहट सुनी। वह आवाज बहुत जानी पहचानी थी। तुमने मेरा खाना खा लिया है। अब इस नाते तुम मेरी पत्नी हो। उस विशाल सांप ने अपने नुकीले सफेद दांत दिखाए और मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान किसी मूर्ख जैसी लग रही थी। तुरंत ही सांप ने अपनी कुंडली बनाई और बिल्ली का बच्चा बने आर्यन को अपनी आगोश में जकड़ लिया। रक्षक या शिकारी? आर्यन के सपनों में भी अब रुद्र प्रताप का ही साया है। भले ही वह विशाल सांप डरावना लग रहा था, लेकिन उसकी मूर्खतापूर्ण मुस्कान ने आर्यन के मन के डर को एक मीठी घबराहट में बदल दिया है। असली कोर्टशिप रिझाने का सिलसिला तो अब शुरू होने वाला है। सांप ने अपनी कुंडली बनाई और बिल्ली का बच्चा बने आर्यन को अपनी आगोश में जकड़ लिया। अगले दिन आर्यन अपनी आंखों के नीचे काले घेरों के साथ चुपचाप बिस्तर से उठा। उस अजीबोगरीब सपने से बाहर आने और होश संभालने में उसे थोड़ा समय लगा। वह सच में एक ऐसा सपना था जिसे याद करना भी मुश्किल था। आर्यन ने शर्म के मारे अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। तभी अचानक आर्यन के पर्सनल टर्मिनल पर संदेशों मैसेजेस की झड़ी लग गई, जिसने सुबह की शांति को पूरी तरह भंग कर दिया। आर्यन घबरा गया। उसे लगा कि शायद कुछ हो गया है, लेकिन जब उसने मैसेज खोले तो पता चला कि भेजने वाला शुए यिनहुआन एक्सुई यिनहुया था। उन मैसेज में उस वाइपर की आवाज बहुत धीमी और रहस्यमय लग रही थी। मेरे प्यारे आर्यन, मुझे तुम्हें बहुत गंभीरता से कुछ बताना है। मुझे लगता है कि हमारे बॉस मुखिया जी फिर से पागल हो गए हैं। तुम यकीन नहीं करोगे, कल आधी रात को मैं बॉस पर पीछे से हमला करने स्नीक अटैक गया था। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने पूरी रात मेरा पीछा किया और मुझे पीटा। खैर, मुझे तो इसकी आदत है। पर बात यह नहीं है। बात यह है कि कल बॉस जो पिटाई कर रहे थे उसमें बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा था। और तो और, मुझे पीटते पीटते वे अचानक मुस्कुराने लगते थे। मुझे बहुत डर लग रहा है। आर्यन, प्लीज मदद करो। प्लीज जल्द से जल्द उनकी मानसिक कंडीशनिंग, स्पिरिचुअल कंडीशनिंग कर दो। मैं तो उनके डर के मारे मर ही जाऊंगा। उन्हें हुआ क्या है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो आधी रात को उन पर हमला करने की हिम्मत कौन करेगा? आर्यन, बेचारा शुए। रुद्र प्रताप की खुशी अब उनके सैनिकों के लिए आफत बन गई है। जहां वे अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, वहीं बेचारा शुए यिनहुआन उनकी उस कातिल मुस्कान से खौफ खा रहा है। स्नेक डेन मेका ट्रेनिंग ग्राउंड। कुछ दिनों बाद आर्यन के मुंह से एक दबी हुई आह निकल गई। उसके शरीर के भीतर एक अजीब सी अकड़न और दर्द महसूस हुआ, लेकिन यह बेचैनी बस एक पल के लिए थी और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। आर्यन, क्या तुम ठीक हो? आर्यन की हरकत में बस मामूली सी सख्ती आई थी, लेकिन शुए यिनहुआन एक्सुई यिनहुया ने तुरंत चिंता के साथ उससे यह सवाल किया। मैं ठीक हूँ। आर्यन ने हाथ में रिकॉर्डर थामे हुए खुद को सीधा किया और अपने बगल में खड़े शख्स की ओर देखकर मुस्कुराया। हाल ही में मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई है। शायद मैं थोड़ा ज्यादा थक गया हूँ। उसने यह बहाना बना दिया। दिख रहा है तुम्हारी आंखों के नीचे कितने गहरे काले घेरे हैं। शुए यिनहुआन ने आर्यन के चेहरे की ओर देखते हुए अपनी भवें चढ़ाई। मुझे तो लग रहा है कि तुम भी बॉस की तरह हो गए हो। तुम्हारा पूरा व्यवहार ही अजीब लग रहा है। आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? ठहरो, क्या वही बात है ना? जैसे उसे अचानक कुछ समझ आ गया हो, शुए यिनहुआन की आंखें चमक उठीं। हम सबको पता चल गया है। आजकल हर कोई इसी बारे में गपशप गॉसिप कर रहा है। आर्यन सन्न रह गया और सदमे में शुए यिनहुआन को देखने लगा। तुम सबको पता चल गया। उसके गले से निकला हर शब्द लड़खड़ा रहा था। उसे लगा कि शायद सबको रुद्र प्रताप लू तैपन के प्रपोजल के बारे में पता चल गया है। शुए यिनहुआन ने पलकें झपकाईं, फिर आर्यन के कंधे को थपथपाते हुए हंस पड़ा। हाँ, हम सबको पता है। मैंने सुना है कि तुम अपने बगीचे के लेया फूलों को इतना बढ़ा रहे हो कि वे अब पूरे इलाके में फैलने लगे हैं। मेडिकल विभाग ने कहा है कि वे जल्द ही हम सबको एक नए तरह का मेंटल स्प्रे बांटेंगे, जिसका मुख्य हिस्सा तुम्हारे ये लेया फूल ही होंगे। हाँ, कुछ ऐसा ही है। आर्यन को जैसे जान में जान आई।
उसका दिल जो धक धक कर रहा था वह थोड़ा शांत हुआ और उसने रूखे स्वर में जवाब दिया,